अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व बिशरह सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा वज़िदनी इल्मा। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। अच्छा जी, आगे बढ़ाते हैं बात को। ऑलरेडी काफ़ी सारी बातें इसमें हो चुकी हैं। एक और बहुत क्वालिटी क्वेश्चन है जिसमें काफ़ी सारी बातें में नजर आएंगी। ये कॉन्सेप्ट जो हम आज पढ़ रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट हमें BFD के सवाल में नजर आएगा। इवन तो ये है कैफ का सवाल, मगर इसमें बहुत सारी बातें ऐसी हैं जो आपको हेल्प करेंगी आगे के लिए भी। ठीक है जी, रिक्वायरमेंट पहले पढ़ लेते हैं। 12 मार्क का सवाल, 15 मार्क का सवाल है, 15 मार्क्स का क्वेश्चन है। क्या कह रहे हैं? कैलकुलेटिंग नेट प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द प्रोजेक्ट अज्यूमिंग दैट अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड ऑल कैश इनफ्लोज और आउटफ्लोज वुड अराइज एट द एंड ऑफ द ईयर, इग्नोर टैक्सेशन। टैक्सेशन इग्नोर कर देंगे। ठीक है जी, इससे काफी फर्क पड़ेगा। अच्छा, टैक्सेशन आता है तो एक फौरन हमारे ध्यान में एक अलर्ट आ जाता है, लेकिन कुछ बातें वो रिपीट होती रहेंगी आखिर तक। जैसे ही टैक्सेशन आता है तो कुछ अलर्ट आ जाता है। बताएं क्या था वो? क्या अलर्ट होता है जब टैक्सेशन आता है तो? जवाब दें जी। बिल्कुल ठीक है, पार्टिसिपेट करें, शाबाश। ठीक है, और बिल्कुल सही है, उमर अब्बासी ने बिल्कुल सही कहा। और डेप्रिसिएशन, गेन लॉस ऑन डिस्पोजल, वो एक्टिव हो जाता है। ठीक है, दानियाल शेख, जोहेब बिल्कुल सही कह रहे हैं, डेप्रिसिएशन और गेन लॉस ऑन डिस्पोजल। और फिर हम स्टार्ट भी किससे करते हैं? रेलेवेंट कैश फ्लो से करते हैं। बिल्कुल सही है ताजर, रेलेवेंट कैश फ्लो से नहीं, जो टैक्सेबल कैश फ्लो से स्टार्ट करते हैं, रेलेवेंट से नहीं करते, फिर हम टैक्सेबल रेवेन्यू वगैरह से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अच्छा, और बाद में फिर ऐड बैक कर देते हैं। डेप्रिसिएशन पहले माइनस करते हैं, बाद में ऐड बैक कर दिया जाता है। इसमें मना कर रहे हैं, वो कह रहे हैं नो टैक्सेशन। तो जब टैक्सेशन नहीं है तो फिर डेप्रिसिएशन को ना माइनस करने की जरूरत है, और फिर जब माइनस ही नहीं होगा तो ऐड बैक करने की भी जरूरत नहीं होगी। ठीक है शाहजेब, शहजाद, ठीक है। अब हम ये जो है इसमें इस सवाल में एक आसानी हो गई। ओमेगा लिमिटेड ओएल इज अ सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड व्हिच इज अ लीडिंग ब्रांड इन द इंटरनेशनल मार्केट। अच्छा देखिए यार, एक बात हमेशा मैं अक्सर करता हूं स्टूडेंट से कि आप अप्रोच फॉलो करें। देखें, सोल्यूशन फॉलो ना करें, सोल्यूशन को चेज ना करें, अप्रोच को चेज करें कि हम किस तरीके से चीजों को लेके चलें। अब जैसे यहाँ पे क्या कह रहा है कि ओएल है कौन? डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड बाय एबीसी लिमिटेड। हम हैं क्या फिलहाल? कौन है फिलहाल? ऑटम 14 का सवाल शुरू हो गया। डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ गुड्स, ठीक है जी। और ये गुड्स किसकी है? हमारी अपनी नहीं है, हम खुद नहीं बनाते, ये खुद नहीं बनाते, ये किसकी? प्रोड्यूस बाय एबीसी लिमिटेड। ठीक है जी, ये ओएल करता है। अच्छा, आगे क्या कह रहे हैं? Which is leading brand in the international market. OL is now planning to establish a factory in collaboration with ABC Limited. अब OL चाह रहा है कि फैक्ट्री लगा दी जाए with collaboration, in collaboration with ABC Limited, यानी कि उन्हीं को बोला जाए जिनके गुड्स हैं कि आप फैक्ट्री बना दें। The factory would be established on a land which was purchased at a cost of 20 million 2005. The existing market value of the land is 40 million. अच्छा, लैंड के अंदर ही फैक्ट्री बनाई जाएगी। क्या करने जा रहे हैं? पहले एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री। ठीक है जी, और लैंड कितनी? लैंड की एग्जिस्टिंग मार्केट वैल्यू, प्लांट विल बी मेड ऑन, क्या कह रहे हैं कि द फैक्ट्री वुड बी एस्टैब्लिश ऑन लैंड, वो विल एस्टैब्लिश फैक्ट्री ऑन एग्जिस्टिंग लैंड। जो फिलहाल लैंड है उसी में हम जो है ये काम करेंगे। लैंड के ये जो 20 मिलियन है, हिस्टोरिकल, हिस्टोरिकल मींस संक, पास्ट है, इररिलेवेंट। The existing market value of the land is 40 million. The cost of factory building and the plant is estimated at 30 million and 100 million respectively. Building में 30 मिलियन लगेंगे और प्लांट में 100 मिलियन लगेंगे। डेटा बनाने से ये होता है थोड़ा सा सिनेरियो में इन्वॉल्व रहता है, क्योंकि टेबल फॉर्म में डेटा है नहीं, मिस होने के चांसेस हैं। तो पहले पैराग्राफ की कुछ काम की बातें हमने देख ली। अच्छा, ये 20 मिलियन के बारे में हमें बताया कि ये संक कॉस्ट है, पास्ट कॉस्ट है, इररिलेवेंट है डिसीजन मेकिंग के लिए। The factory will produce goods which are presently supplied by ABC Limited. क्या मतलब हुआ? The factory will produce goods
which are presently supplied by ABC Limited. जो goods हम बाहर से अभी डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं, जिनकी बाइंग एंड सेलिंग करें, अब उनकी बाइंग एंड सेलिंग तो करेंगे मगर प्रोडक्शन भी करेंगे. The sale for the first year of production is estimated 300. पहले साल की सेल कितनी होगी? पहले साल की सेल, बड़ा प्यारा वर्ड यूज किया, मैं आगे जाके बताऊंगा मैं क्यों कह रहा हूँ कि बहुत अच्छा इन्होंने बताया. सेल्स इन फर्स्ट ईयर 300 million. The existing profit margin is 20% on sales. As a result of own production, cost per unit would decrease by 10%. जाहिर सी बात है, जब आप अपना बनाना शुरू कर देंगे तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी. प्रॉफिट 20% है. एंड कॉस्ट पर यूनिट डिक्रीज हो जाएगी. आफ्टर ओन प्रोडक्शन, जो अपनी प्रोडक्शन शुरू करेंगे, ओन प्रोडक्शन करेंगे तो ये कम हो जाएगी. ठीक हो गई. तो अभी तक हम सिर्फ सिनेरियो को इन्वॉल्व हो रहे हैं, सिनेरियो को समझ रहे हैं. ठीक है, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं कि द सेलिंग प्राइस एंड कॉस्ट पर यूनिट आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 10% and 8% रिस्पेक्टिवली ईच ईयर. इन्फ्लेशन का नाम सुना है आपने? इन्फ्लेशन का नाम सुना है आपने? इन्फ्लेशन हो जाएगी. सेल्स कितने से हो रही है? पाकिस्तान वाला हिसाब लग रहा है. और कॉस्ट कितने से हो रही है? 8% से. 8% से. कि प्राइस पाकिस्तान में भी अल्लाह माफ करे ऐसा ही होता है ना, कि कॉस्ट बढ़ती है कम से और सेलिंग प्राइस ज्यादा से बढ़ जाती है. ले जी पीछे से महंगा हो गया. भाई पीछे से कितना महंगा हो? पीछे से तो 8% महंगा हुआ आपको, मगर आपने कितना महंगा कर दिया? 10%. खैर, तो गैर मुनासिब बात है, बट खैर देख रहे होते हैं ऐसा हो रहा होता है. यहाँ सवाल में भी यही रिफ्लेक्ट हो रहा है. अच्छा, फॉलोइंग फर्दर इन्फॉर्मेशन अवेलेबल. नंबर 1, ABC Limited would assist in setting up of the factory, for which it would be paid an amount of 10 million at the time of signing of the agreement. फैक्ट्री बिल्ट होने के लिए आपने राब्ता किया एबीसी के साथ. कहाँ लिखा हुआ है? कहाँ लिखा हुआ है ये कि एबीसी वुड हेल्प? कहाँ लिखा हुआ था? ये कहीं लिखा हुआ था ना कि फैक्ट्री जो है वो एबीसी बना के देगा. ये लिखा कोलैबोरेशन with ABC Limited. हाईलाइट कर लेते हैं. OL is now planning to establish a factory in collaboration with ABC Limited. ABC Limited ने बोला कि हम आपको फैक्ट्री बना के देंगे, और ABC Limited ने यहाँ वापस बोला कि हाँ जी बेफिक्र है, हमने आपको जैसे पहले कहा था हम वापस फैक्ट्री बना के देंगे, मगर उसके लिए इन्होंने कहा कि आप हमें 10 मिलियन दे दीजिए at the time of signing of the agreement. In addition, ABC Limited would be paid a royalty of 3% of sales. ये 10 मिलियन की टाइमिंग बता दें. 10 मिलियन कब पे होगा? 10 मिलियन में मुझे एक बात और करनी हो, मैं अभी नहीं करूंगा, जब सॉल्व करोगे तब बात करूंगा. मगर अभी क्या लग रहा है, ये जो 10 मिलियन पे होगा साइनिंग अमाउंट के नाम से, साइनिंग अमाउंट ऑब्वियसली नाम से ही लग रहा है, टू बी पेड इन साइनिंग अमाउंट. यानी कि पहला काम जैसी एग्रीमेंट साइन हुआ, ऐसा लग रहा है कि इन्होंने हमसे, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनस, सही कह रहे हैं आकाश, के उमर नहीं, उमर पास में नहीं होगा, सही कह रहे हैं मदर लतीफ और शहजाद. टू बी पेड इन 80. साइनिंग तो पहले होती है ना, अभी तो काम शुरू होगा. हाँ, पहले दिन ही हम क्या करेंगे, पैसे दे देंगे 80 पे. ठीक है एहसन, आसिफ बिल्कुल सही कहा. अच्छा आगे चलते हैं. आगे हमसे कह रहे हैं भाई, आगे क्या कह रहे हैं? आगे भी कुछ कह रहे हैं. आगे कह रहे हैं फैक्ट्री बिल्डिंग, द रॉयल्टी देनिंग 3% ऑफ सेल्स. ठीक हो गया. अच्छा नेक्स्ट, the factory building and installation of the plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing the agreement. The factory building and installation of the plant would be completed and commercial production would start 1 year after the signing of the. ये सबसे important एडजस्टमेंट है. ये एडजस्टमेंट ये ऐसे है कैफ का सवाल, बीएफडी में आपको एक जगह पे नजर आएगी. नॉर्मली इतनी कॉमन एडजस्टमेंट नहीं है, मगर पता होनी चाहिए. बड़ी प्यारी बात की उन्होंने. क्या कहना चाह रहे हैं जरा गौर से देखेंगे.
The factory building installation of the plant would be completed and commercial production would start 1 year after signing of the agreement. यानी कि आम हालात में, अगर मैं टाइमलाइन बना के बात करूं, आम हालात में ईयर 0 पे हमारे पास एसेट आ जाता है और हम सेल रिकॉर्ड करते हैं ईयर 1 पे, ईयर 2 पे, ईयर 3 पे ऑनवर्ड्स। मगर इधर कैसा होगा? इधर ऐसे नहीं होगा, इधर ऐसे नहीं होगा। इधर मसला ये है कि एसेट रेडी कब हो रहा है। आम हालात में एसेट रेडी हो जाता है ईयर 0 पे, मगर आज के हालात में क्या मसला है? आज के हालात में मसला ये है कि प्लांट की बिल्डिंग, फैक्ट्री की बिल्डिंग और इंस्टॉलेशन ऑफ द प्लांट वुड बी कंप्लीटेड एंड कमर्शियल प्रोडक्शन वुड स्टार्ट 1 ईयर आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। बिल्कुल सही कहा आपने, सही कह रहे हैं सुना, सही कह रहे हैं जुएब, सही कह रहे हैं उमर अब्बासी कि आज ईयर 0 पे तो साइनिंग हुई है, खाली फीता कटा है, फीता कटा है, सही है ना? ईयर 1 पे ईयर 1 पे क्या होगा? जब कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस होगी, एसिड रेडी यहाँ पे होगा, फैक्ट्री बनते बनते, प्लांट आते आते 1 साल हो जाए। बिल्कुल सही कहा मोहम्मद शाहिद कि साइनिंग यहाँ हुई, कमर्शियल प्रोडक्शन कमेंस होगी और सेल कब आएगी? पहली सेल यहाँ पे, फिर दूसरी सेल यहाँ पे, एंड सो ऑन। मगर ये हमेशा नहीं होता, ये ना हो कि आप हर केस में लगा दें। नो, इट्स वेरी स्पेसिफिक केस, इट्स वेरी स्पेसिफिक केस which is demonstrated using this timeline. We are following this timeline. Which one? This one. Second timeline is okay. First timeline is not okay. Because in first timeline ये तो नॉर्मल हालात है कि एसिड आज आपने खरीदा, जैसे आसान सी एग्जांपल लेते हैं, आप प्लांट लाए और आपने काम शुरू कर दिया यार, आप प्लांट लाए और आपने काम शुरू कर दिया, दिस इज कॉल्ड व्हाट? कि आपने ईयर 0 पे एसेट ले लिया, अब आप ईयर 1 से स्टार्ट कर देंगे काम करना। बट ऑन दी अदर हैंड यहाँ पे कुछ और कह रहा है कि फैक्ट्री को बनते बनते और प्लांट को इंस्टॉल होते होते 1 साल का अरसा हो जाएगा, वुड स्टार्ट 1 ईयर आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। तो इसका मतलब ये हुआ कि सेल आते आते ईयर 2 हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक हो गई बात भाई? ठीक है जी, तो इसका कहीं लिख भी लेते हैं, इसको अभी नोट भी करवा दूंगा मैं आपको, तो कहीं नोट भी कर लेंगे, ठीक है? तो सेल विल स्टार्ट, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हुई है यहाँ पे, सेल्स विल स्टार्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, जिसमें सवाल का थोड़ा नक्शा चेंज किया हमारे हिसाब से। अच्छा, और क्या कह रहे हैं जी? आगे कह रहे हैं जी 50% ऑफ द प्लांट would be financed through a 5-year loan with interest payable annually at 10% per annum. Principal would be repaid at the end of the 5th year. क्या कहते हैं इस बारे में? क्या कहते हैं? लोन क्या कैश फ्लो है? क्या इंटरेस्ट कैश फ्लो है? यस और नो जी बताएं, पुरानी बातें रिकॉल करें प्लीज, पिछले लेक्चर में ये बात हो गई है। क्या लोन और इंटरेस्ट कैश फ्लो है? यस और नो? ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है उमर अब्बासी, आकाश लधानी, BS कंप्यूटर। कैश फ्लो तो है, मगर कौन सा कैश फ्लो है? बिल्कुल, मगर ऑलरेडी इनकॉर्पोरेट हुआ, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है वलीद, सही कह रहे हैं कि भाई ये तो फाइनेंसिंग कैश फ्लो इग्नोर होगी, एडजस्टमेंट किसी काम की नहीं ना, इंटरेस्ट काम का 4 बातें अभी तक, वो आगे जाके वैक में क्लियर भी हो जाएगा। बिल्कुल, कॉस्ट ऑफ कैपिटल में इंक्लूडेड, परफेक्ट बात, परफेक्ट बात, यस एग्जैक्टली, इस पे पूरी पीछे बात हो चुकी है और आगे जाके पूरा एक टॉपिक आने वाला है नया, वैक, हल्का फुल्का मैंने आपको इधर दिखा दिया ऑलरेडी, सही है ना? तो उसमें ये ऑलरेडी बात आपको आगे भी मिल जाएगी। खैर ठीक हो गया, ये किसी काम की एडजस्टमेंट नहीं। वर्किंग कैपिटल इंजेक्शन ऑफ 15 मिलियन वुड बी रिक्वायर्ड एट द कमेंसमेंट ऑफ कमर्शियल प्रोडक्शन। अच्छा, वर्किंग कैपिटल वैसे कौन से ईयर में आता है? वैसे
जो सवाल का पोस्टमार्टम कर रहे हैं तो मेरे ख्याल डिस्कस कर लें। वर्किंग कैपिटल जो है वो 15 बिलियन का है, वैसे कौन से ईयर में आता है? वैसे ईयर, वैसे 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 मीन्स के ऐसे वैसे मतलब नॉर्मल हालात, और मगर इस सवाल में कैसे आएगा? ठीक है शाहजेब, एग्री करते हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जोहेब, उमर अब्बासी, आकाश लादानी, दिलदार, एहसन आसिफ। अभी कहाँ पे आएगा इस सवाल में? इस सवाल में भी एयर जीरो पे आ जाएगा। सही है, एयर जीरो पे आता है यूजुअली, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, मगर इस सवाल में कहाँ पे आएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी एयर वन पे आएगा, क्योंकि एयर जीरो पे तो जमीन है खाली। खाली जमीन पे मैं इन्वेंट्री लेके क्या करूंगा? पहले प्लांट बन जाए, फैक्ट्री बन जाए, हाँ, उसके बाद इन्वेंट्री लेता अच्छा लगूंगा। वर्किंग कैपिटल में याद है एग्जांपल दी थी इन्वेंट्री की मैंने, कि पैसा ब्लॉक हो जाता है इन्वेंट्री में जब कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। बिल्कुल सही कहना चाहता है उमर अब्बासी, एहसन आसिफ, जोहेब, आकाश, बिल्कुल सही। ठीक है जी। अच्छा आगे चलते हैं, आगे क्या कह रहे हैं? आगे हमसे कह रहे हैं भाई, कह रहे क्या कह रहे हैं? ओएल चार्जेस डेप्रिसिएशन ऑन डेप्रिसिएशन ऑन फैक्ट्री बिल्डिंग इन प्लांट एंड जी स्ट्रेट लाइन मेथड। अच्छा ये एयर टू से सेल्स क्यों स्टार्ट हो रही है, टाइमलाइन देख लें आप। सवाल वैलिड है, मगर ये देखेंगे, ये टाइमलाइन देख ले। कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट कब हो रही है? कहीं लिखा हुआ है ना, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, ब्लू से मैंने यहाँ पे लिखा भी है, 1 ईयर आफ्टर साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट, ये लिखा है। शहजाद, बात समझ आई कि 1 साल बाद कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट होगी। कमर्शियल प्रोडक्शन मतलब एसेट रेडी कब होगा? तो यार एसेट ये रेडी यहाँ होगा तो सेल आते आते सेल आते आते सेल आते आते टू हो जाएगा। नॉर्मल हालात में क्या होता है? एसेट जीरो पे रेडी होता है, तो सेल आते 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 क्या हो जाता है? ईयर एंड पे रिकॉर्ड करते हैं ना, एट द एंड ऑफ द ईयर रिकॉर्ड करते हैं, पता है ना, ऑल कैश फ्लो अकर एट द एंड ऑफ द ईयर, ये बात होती है हमारी से, तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी है। ठीक है, तो हम वापस रिपीट करें कि सेल ईयर 2 से क्यों आई थी? क्योंकि वो कमर्शियल प्रोडक्शन ही ईयर 1 पे एंड हुई थी, जो कि नॉर्मल हालात में ऐसा नहीं होता। नॉर्मल हालात में ईयर 1 पे ही सेल आ जाती है, क्योंकि एसेट फॉरन रेडी हो जाता है। ठीक है शदाद, वर्किंग कैपिटल इसीलिए हमने फिर ईयर जीरो पे रिकॉर्ड नहीं किया। अच्छा ये ईयर जीरो क्यों लिख दिया, ईयर 1 लिखना है। ठीक है जी, बारह। अच्छा आगे चलते जी, आगे क्या कह रहे? डेप्रिसिएशन की बातें कर रहे हैं। ठीक है, डेप्रिसिएशन स्ट्रेट लाइन है, पता नहीं क्यों दे रहे हैं डेप्रिसिएशन की बातें, जब पता है भाई डेप्रिसिएशन इररिलेवेंट है, फिर क्यों डेप्रिसिएशन की बातें की जा रही है हमारे साथ? OL uses a 5-year project appraisal method period. The residual value of the factory building and the plant after 5 years is estimated at 50 million and 50% and 10% respectively. Market value of the land is after 5 years estimated 70 million. OL cost of capital यानी कि discount rate is 12%. अच्छा ये मार्केट वैल्यू का क्या करना है? इस पे बड़ा प्यारा डिस्कशन तुम देख लेते हैं। Requirement calculate the net present value of the project, assuming that unless otherwise specified, all cash inflows or outflows would arise at the एंड ऑफ द ईयर। इग्नोर टैक्सेशन। कितने साल के कॉलम बनाएंगे? हाँ जी, कितने साल के कॉलम बनाएंगे? मैं भी आपको भी डेलीगेट करता हूँ कुछ चीजें, क्या लगता है? हाउ मेनी इयर्स? कितने साल का अप्रेजल है? देखें, सोचें जरा, शाबाश। यहाँ पे एक सवाल है बड़ा इंपॉर्टेंट कि मैं कॉलम कितने बनाऊंगा। कितने साल का प्रोजेक्ट कह रहा है वो? कहाँ कह रहा था? कहीं कह रहा था प्रोजेक्ट अप्रेजल में आती है। प्रोजेक्ट का अप्रेजल 5 साल में कहना है। 5 साल, 0 से 5 बना ले। जवाब दें। एयर कहाँ तक जाएंगे? 0 से 5? एयर 0 से 5 नहीं, 5 नहीं, 0 पे तो आज खड़े हैं, साइनिंग हुई। 1 पे कमर्शियल प्रोडक्शन खत्म हुई, शुरू हुई, यानी कि 1 साल तो प्रोजेक्ट बनने में लगा। अब यहां से लाइफ शुरू होगी ना। क्या ख्याल? ये बात समझ आई? 0 से 6, 7 नहीं, ऐसा हमारा ऐसा 0 से 6 होगा ना। 4 कहां से हो गया? 4 तो बिल्कुल गलत है। तो यहाँ बना लेते हैं 0 1 2 3 4 5 and 6। ठीक हो कोई बात? अच्छा इसको नोट भी कर लें आप लोग।
तो नोट भी कर लो। 6 साल इसलिए हुआ ना, ये टाइमलाइन देखें गौर से, टाइमलाइन देखें गौर से। एयर हीरो पे आपने साइनिंग की, अभी खाली जमीन पड़ी है, मैदान पड़ा हुआ है, और प्रोजेक्ट रेडी होते होते एयर 1 हो गया। ठीक है, 1 मिनट अभी लगाते हैं। उमर बात समझ आ रही है कि ये एसिड रेडी कब हुआ है, एसिड तैयार कब हुआ है, प्लांट इंस्टॉल कब हुआ है, फैक्ट्री तैयार कब हुई है? अभी तो जमीन है ना खाली, तो उसके कितने साल बाद? अब प्रोजेक्ट की लाइफ तो 5 साल है ना, इसीलिए हम कह रहे हैं कि 5 साल के लिए अब जिंदगी यहाँ से शुरू होगी ना। वो तो बना ही नहीं, जब एक चीज बनी नहीं उसकी लाइफ थोड़ी शुरू कर देंगे, लाइफ तो यहाँ से शुरू होगी, इस तरह से, इस तरह से। सही है, जिसको नोट करें प्लीज, फिर हम बात करते हैं, जल्दी नोट करें। अभी तक हमने जो डेटा बनाया है, आई होप ये स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको, तो काइंडली नोट करें, हम बात को आगे बढ़ें। जितना आप सिनेरियो में इन्वॉल्व होंगे उतना काम करना आसान है, उतना फोकस अच्छा बनेगा, उतनी परेशानी कम होगी। ठीक हो गया, नोट करें इसको। फिर हम स्टार्ट करते हैं, रेवेन्यू से स्टार्ट करेंगे, हाँ नॉर्मल हालात की तरह। वैसे तो टैक्स नहीं चीज से भी स्टार्ट कर सकते हैं क्योंकि टैक्स नहीं है, बट बेहतर है कि हम रेवेन्यू से ही स्टार्ट करें। डेप्रिसिएशन पे हमने बात बिल्कुल पहले की सवाल में कर ली थी, लास्ट लाइव सेशन में बात हो चुकी है, आई थिंक संडे वाले दिन में भी। जी हो गया नोट, नोटिंग हो गई है तो मैं आगे बढ़ना चाहूंगा। डन है, ये सिर्फ एक अगेन आइडिया करने के लिए, वेयर वी स्टैंड एंड मतलब व्हाट्स द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द क्वेश्चन, अंडरस्टैंडिंग क्या बनेगी सवाल। ठीक है, नोट कर, नोट करें, और फिर हम इसको लेके जाते हैं। इसमें एक दो बातें बड़ी हिडन है, उस पर मैं बात करनी होगी, मेजर बातें हमने डिस्कस कर ली है, मगर अभी भी एक दो पॉइंट है जिसमें हमने डिटेल बात करनी है, फोकस करेंगे। और ये भी कह सकते हैं कि जो लोग चाहें तो थोड़ा सा खुद भी स्टार्ट करें। जी क्या कह रहे हैं, कंप्लीट कमर्शियल प्रोडक्शन भी अलग हो? हाँ हो सकता है वलीद, बिल्कुल पॉसिबल है, मगर अभी फिलहाल ऐसा कोई लिखा हुआ नहीं है ना, एक ही डिले आ रहा है। वलीद का पॉइंट मैं सबसे शेयर करता हूँ, वलीद ने कहा भाई ऐसा भी पॉसिबल है कि कमर्शियल प्रोडक्शन हो जाए। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट मतलब प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाए मगर कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू ना हो। जैसे ये प्रैक्टिकली हुआ था, पता नहीं आपको आइडिया ही नहीं है, एंग्रो ने एक प्लांट बनाया था कुछ साल पहले, पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। एंग्रो ने प्लांट बनाया जो कि गैस से चलना था। अब एंग्रो का प्लांट रेडी था, प्लांट बनते बनते लेट से साल लग गया, 2 साल लग गए, ठीक है, बहुत बड़ा प्लांट। अब प्लांट तो बन गया साल में 2 साल में, जो भी है वो तो डिले आ गया। अब गवर्नमेंट के पास गया तो गवर्नमेंट ने मना कर दिया, बोले आपको गैस नहीं देनी, गैस वैसे ही मुल्क में नहीं है। ठीक है, ये बहुत पुरानी बात बता रहा हूँ मैं आपको। अब उस केस में लेट से 1 साल लग गया कि गवर्नमेंट चेंज हुई, फिर नई गवर्नमेंट आई, उनसे बातचीत हुई, फिर कुछ कर करा के कंडीशनल बेसिस पे गैस मिल गई। अब उस केस में क्या होगा, उस केस में फिर ये होगा कि सेल पे शुरू होगी उसके भी 1 साल बाद। सही है ना वलीद, यही सवाल है, सही है ना? फिर उसके भी 1 साल बाद सेल शुरू होगी, क्योंकि जाहिर सी बात है आपका और टाइम जो है वो वेस्ट हो गया। मगर यहाँ पे ऐसी कोई इंडिकेशन नजर नहीं आ रही, एक ही डिले नजर आ रहा है, 2 डिले नहीं है। इसलिए हमने कहा कि हाँ यार चलो ठीक है, मगर पेपर में एक डिले भी बड़ा मुश्किल, मतलब बहुत अनकॉमन है। अनकॉमन मीन कितना ज्यादा पूछा नहीं जाता। ठीक हो गई बात, आगे बढ़े। वर्किंग कैपिटल की एडजस्टमेंट, हाँ बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मतलब मैंने भी एयर 1 लिखा है वर्किंग कैपिटल, ये देखो वर्किंग कैपिटल पे देखें एयर 1 लिखा है, क्योंकि एयर 0 पे तो जमीन है यार, खाली जमीन में मैं इन्वेंट्री लगा के क्या करूंगा, चोरी हो जाएगी। खैर मजाक में कह रहा हूँ, तुम्हें चोरी हो जाएगी। मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप खुद सोचें, जब तक फैक्ट्री का शेप ही नहीं आएगा, जब तक प्लांट इंस्टॉल ही नहीं होगा, तो वर्किंग कैपिटल तो कमर्शियल ऑपरेशन पे होता है, ऑपरेशन शुरू होंगे तो वर्किंग कैपिटल होगा ना। ठीक है, अच्छा अब आपको आगे बढ़ाते हैं।
क्या कह रहे हैं, रेवेन्यू पे आ जाएंगे। रेवेन्यू जी, रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करेंगे। अच्छा, अब एक बड़ी प्यारी बात कि ये जो रेवेन्यू दिया हुआ है आपको, ये इन्फ्लेट करना है 10%। क्या ये 300 मिलियन, क्या ये इसको इन्फ्लेट करना है नहीं करना? क्या लिखा हुआ? बड़ी प्यारी लाइन लिखी, बड़ी प्यारी बात लिखी कि सेल इन द, कहां गया, ऊपर कहीं लिखा था, द सेल फॉर द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन इज एस्टिमेटेड एट 300। ये बात समझ आती है? कितने? 300 मिलियन। ये फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन लिखा हुआ। तो मुझे बताइए एयर 1 टर्म्स में लिखा हुआ है या एयर 2 टर्म्स में लिखा है? बहुत ही जबरदस्त तरीके से लिखा हुआ है। फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन का मतलब है कि जब भी प्रोडक्शन होगी, जब भी प्रोडक्शन होगी उसके पहले साल में जो सेल आएगी वो 300 आएगी। क्या ये उर्दू तर्जुमा ऐसे ही बनता है? हाँ बिल्कुल सही कहा, एयर 2, परफेक्ट परफेक्ट, सही है ना। तो एयर 2, तो ये डायरेक्ट इसने हमें जो फिगर दिया ना वो एयर 2 का दे दिया। देखें, फर्स्ट ईयर का मतलब ये नहीं है कि एयर 1, ऑब्वियसली गलत फहमी का शिकार नहीं होगा, गलत फहमी का शिकार नहीं होंगे। एयर 2 से ही रिकॉर्ड करनी थी सेल, और जिसने हमें रेडीमेड फिगर दे दी कि फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, जो कि असल में एयर 2 है। एयर 1 हो सकता था, होना चाहिए था अक्सर हालात में, मगर यहाँ थोड़ा चेंज। ठीक हो गया। सलमान कयूम, उमर अब्बासी, मजहर, आकाश, ठीक है जी। अच्छा, अब आ जाए अगले साल पे। रेवेन्यू के हिसाब से, रेवेन्यू के हिसाब से ग्रो कर रहा है, इन्फ्लेट कर रहा है, इंक्रीज कर रहा है 10%। तो 10% इंक्रीज करा देते हैं इसको, 1.1 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तीन सौ 30 हो जाएगा, 363 हो जाएगा, आगे आप कर ले, 399 हो जाएगा। 440 हो जाएगा, 440 आएगा तो 439 आएगा। बिल्कुल, जो भी प्रोडक्शन होगी उसके फर्स्ट ईयर की सेल है, बिल्कुल सही है शायद। हाँ तो असल में एयर 2 हो गया ना अनस, क्योंकि सेल का पहला साल तो एयर 2 है ना, सेल का पहला साल तो एयर 2 है। 439 है, सॉरी, तो सही कर ले। ठीक हो गई बात, ठीक हो गई बात। रेवेन्यू आ गया, और रेवेन्यू के बाद कॉस्ट है। लेकिन लिखा हुआ है सेल इन द फर्स्ट ईयर ऑफ प्रोडक्शन, कि जो भी पहला साल होगा प्रोडक्शन का उसकी सेल 300 होगी, जो भी पहली सेल होगी। हाँ, सेल का पहला साल A2 है, इस पे तो बहुत बात हो गई ना, BS कंप्यूटर शुरू से बात हो रही है कि हम ऐसा क्यों कर रहे हैं। सही है ना, कि हमने ये देखा था कि कमर्शियल प्रोडक्शन बाद में हो रही थी, एक साल बाद हो रही थी। सही है ना, ये तो अभी 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 डिस्कस हुआ ना क्लास में। Why we start sales from year 2? Because we need to wait for 1 year because our plant is not ready, our plant is not installed। ठीक है जी, तो वही पुरानी बातों को अब यहाँ अप्लाई करने का टाइम आ गया। पहले उंगली बात हुई थी, अब हमने फिगर्स के थ्रू उसको अप्लाई होता देख लिया। ठीक हो गई बात, चले। अच्छा, अब जरा बात को मजीद आगे बढ़ाते हैं। रेवेन्यू के बाद है कॉस्ट। अच्छा, कॉस्ट के मामले में मैं कहूंगा यार अभी डेफर करो, थोड़ा सा रुक जाए, कॉस्ट को छोड़ दें। कॉस्ट में अभी बात करते हैं, कॉस्ट के लिए वर्किंग करेंगे अलग से। और बताते हैं और क्या था भाई, और क्या था। सेल पे बात हो गई, कॉस्ट पे बात हो गई नहीं, कॉस्ट पे बात कर लेंगे जी, बताएं। और कुछ मिल रहा है? प्लान कितने का लगा, भी आते हैं बात करते हैं। वो एक और बात भी तो लिखी हुई थी कि वो रॉयल्टी कितनी है, रॉयल्टी भी थी मेरे ख्याल से, रॉयल्टी भी थी। कितनी थी रॉयल्टी? प्रॉफिट 20% सेल। देखिए ये तो कैश फ्लो है ना, प्रॉफिट तो इसमें आता भी नहीं है, तो प्रॉफिट से रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट निकलेगी, बिल्कुल सही है। मगर 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 प्रॉफिट की यहाँ पे कोई जगह नहीं है ना, क्योंकि हमें पता है हम कैश फ्लो की बिल्ड वैल्यू निकाल।
एनपीवी कैश फ्लोज की निकलती है। तो वापस चलते हैं रॉयल्टी पे। रॉयल्टी कितने परसेंट? 3% ऑफ सेल्स। अगर मैं सेल्स को ए कह दूं तो रॉयल्टी हो जाएगी 3% इंटू ए। चले 9 10 राउंड करें नियरेस्ट और देखें क्या आ रही। 363 इंटू 0.03 11 12 30। ठीक हो गई बात भाई? जस्ट फाइन, आसान काम पहले कर दिया। अच्छा अब यार एक और चीज पे आ जाए, वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट। मैंने कहा इस पे बात कर लेंगे, आसान काम पहले कर लेंगे। और क्या था भाई? ये तो हो गया, इंस्टॉलेशन भी कर ली है, ठीक है। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल पहले डिस्कस कर लें। चले वर्किंग कैपिटल कर लेते हैं, शायद हो गई। जी बताएं। ऑब्वियसली अभी नहीं, एयर जीरो पे नहीं, नॉर्मली एयर जीरो पे आ जाता है। क्या डिसाइड हुआ था वर्किंग कैपिटल? डिसाइड हो गया था। और ये रीपे कब होगा? एयर 5 में लिखेंगे, एयर 6 में लिखेंगे। जो ऐड होगा पैसे वापस मिलेंगे, ये कब रिकॉर्ड करेंगे? एयर 5 में करेंगे या एयर 6 में करेंगे? ना सोचे, जवाब दें। ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली रिकवर होता है। इसका पूरा कॉन्सेप्ट है कि आखिरी इन्वेंट्री बेच के पैसे आएंगे वो हम घर ले जाएंगे। आखिरी इन्वेंट्री बेच के जो पैसे आएंगे वो ओनर के होंगे। आखिरी इन्वेंट्री बेच के जो पैसे आएंगे इससे कुछ मजीद परचेजिंग नहीं करनी है। बिल्कुल सही है, एयर 6। एयर 6। अच्छा ये भी हो गई बात। अच्छा अब आ जाते हैं बिल्डिंग पे। अब क्या रह गया? बिल्डिंग रह गई, लैंड रह गया और लैंड रह गई। लैंड रह गया और तो कुछ नहीं रहा ना मेरे ख्याल से, बाकी तो बातें हो गई। बिल्डिंग, प्लांट, लैंड। अच्छा अब सुने, जी 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 जी, इन्फ्लेशन इफेक्ट वर्किंग कैपिटल में नहीं लिखा है, दिलदार साहब नहीं लगे, क्योंकि इसने यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि जो इन्फ्लेशन लगेगी वो दो चीजों पे लगेगी सिर्फ। एक सेल प्राइस पे लगेगी जो कि हमने ले ली, और एक कॉस्ट पे लगेगी। और कॉस्ट में भी इसने बोला एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन। तो जब इसने कॉस्ट बोला है, वर्किंग कैपिटल नहीं बोला, ये तो वो कहता है ऑल आइटम्स। तो आप वर्किंग कैपिटल पे इन्फ्लेशन इस तरीके से नहीं ले रहे होंगे, ठीक है। अच्छा हाँ, ये वो साइनिंग अमाउंट भी तो था, साइनिंग अमाउंट भी तो है, वो भी तो आना चाहिए इस फॉर्मेट में। साइनिंग अमाउंट भी तो 10 मिलियन है, कहाँ पे आएगा साइनिंग अमाउंट? देखिए साइनिंग अमाउंट का क्या करना है। अच्छा अब साइनिंग अमाउंट में बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, देखिएगा। अच्छा अब ये यार, ये साइनिंग अमाउंट हमने पे कब किया था? एयर जीरो पे 10 मिलियन। अब इसके दो ट्रीटमेंट बनते हैं, अब इसके दो ट्रीटमेंट बनते हैं, सुनिएगा। एक ट्रीटमेंट ये बनता है कि हम साइनिंग अमाउंट लिखें, सुनिएगा, 10 मिलियन का। और बिल्डिंग कब रेडी होगी? फैक्ट्री कब रेडी होगी? फैक्ट्री की बिल्डिंग तैयार कब होगी? फैक्ट्री की बिल्डिंग तैयार कब होगी? ये लिखा हुआ 1 साल बाद ना, 1 साल बाद, 1 साल बाद। हाँ एक ट्रीटमेंट ये बनता है कि हम 10 मिलियन यहाँ लिखें और 20 मिलियन यहाँ लिखते हैं, 30 मिलियन, सॉरी 30 मिलियन। मगर ये एक मसला है, सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, छोटा सा पॉइंट है मगर इंपॉर्टेंट है। मसला ये है कि आप मुझे बताइए जो 10 मिलियन दिए गए हैं किस बात के दिए गए, ये किसको दिए गए और क्यों दिए गए?
अब आप जरा गौर से देखिएगा अपनी जो बात होने जा रही है। जो 10 मिलियन दिए जा रहे हैं वो दिए जा रहे हैं एबीसी लिमिटेड को, ग्रीन से हाईलाइट करें। एबीसी लिमिटेड वुड असिस्ट इन सेटिंग ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है जी, सही है। फॉर विच इट वुड बी पेड अमाउंट ऑफ 10 मिलियन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। ये बात कहीं ऊपर भी आ रही है कि ओएल इज नाउ प्लानिंग टू एस्टैब्लिश अ फैक्ट्री इन कोलैबोरेशन विद एबीसी लिमिटेड। अब सिनेरियो ये है कि ये जो अमाउंट है ना, ये आप देखें एक ही सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, सिंगल लाइन में लिखा है, फॉर विच इट वुड बी पेड एन अमाउंट ऑफ 10 मिलियन एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। ये 10 मिलियन के पीछे इसने ये जो बात लिखी है वो ये लिखी है कि जो 10 मिलियन दिए गए हैं ये सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री के लिए दिए गए। देखें ना, वापस पढ़े। एबीसी लिमिटेड वुड असिस्ट इन सेटिंग अप ऑफ द फैक्ट्री एंड उसके आगे फिर एक लाइन आ रही है फॉर विच, यानी कि उस काम के लिए, फैक्ट्री लगाने के लिए हेल्प कौन करेगा? एबीसी। एबीसी लिमिटेड वुड असिस्ट इन सेटिंग ऑफ द फैक्ट्री, ठीक है, फॉर विच इट वुड बी पेड एन अमाउंट ऑफ 10 मिलियन एट टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। इसका मतलब ये हुआ कि जो फैक्ट्री के खर्चे थे, फैक्ट्री की फिगर थी 30 मिलियन, ये जो फैक्ट्री की फिगर थी 30 मिलियन, इस 30 मिलियन के बारे में हम ये कहेंगे कि ये फैक्ट्री बनाने के लिए कौन आया? एबीसी आया, ताकि उस जैसी गुड्स आए। और जाहिर सी बात है अपना रिस्क कवर करने के लिए उन्होंने क्या किया? रिस्क कवर करने के लिए बिल्डिंग का जो अमाउंट था उसमें से 10 मिलियन फॉर विच इन्होंने 10 मिलियन यहाँ ले लिया और बाकी 20 मिलियन यहाँ ले लिया। मैं एग्री करता हूं कि ऑल्टरनेट तरीका भी जहन में आ रहा है, ठीक है, ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी जहन में आ रहा है कि हम 10 अलग कर लें और 30 बिल्कुल अलग कर लें, मगर मुझे ये लाइन इजाजत नहीं दे रही कि मैं 10 को और 30 को अलग करूं, क्योंकि उसने एक ही सेंटेंस में, एक ही गो में, एक ही जगह पे ये सारी बात की है कि जी फैक्ट्री भी आप लगा के दीजिए और उस फैक्ट्री को लगाने के लिए हम आपको 10 मिलियन दे रहे हैं एट द टाइम ऑफ साइनिंग ऑफ द एग्रीमेंट। तो बात ये है कि ये जो 10 मिलियन है, अगर हम इसको कहें कि ये भी फैक्ट्री के लिए, 30 मिलियन भी फैक्ट्री के लिए, तो 40 हो जाएगी फैक्ट्री। नहीं, फैक्ट्री 40 की नहीं है, फैक्ट्री का फिगर 30 ही है। हाँ, वो अलग बात है कि 30 के लिए शायद हमने किस्तें कर ली, इंस्टॉलमेंट कर ली, कि 10 मिलियन हमने कहा कि इनिशियल कर लेते हैं और 20 मिलियन हमने कहा कि हाँ जी एट द एंड आपको जब काम खत्म हो जाएगा तब पैसे दे दिए जाएंगे। अच्छा, जो लोग प्रैक्टिकली काम करवाते हैं, कॉन्ट्रैक्टर्स वगैरह भी इसी तरह करते हैं कि पहले वो कहते हैं भाई एडवांस दे दो, ये ना हो कि पूरी फैक्ट्री बन जाए इसके बाद बोलो नहीं यार प्लान ड्रॉप कर देते, मजा नहीं आ रहा। नहीं, तो प्रैक्टिकली भी ऐसा होता है। और खैर प्रैक्टिकली चले जो भी होता हो, मगर इस लाइन ने हमें बोला कि आपने इसको सेग्रीगेशन में नहीं देखना, आपने इसको जो है वो कंबाइंड देखना है कि एबीसी लिमिटेड ने फैक्ट्री लगाने का आपको जो है वो क्या कहते हैं बोला है कि हम आपको फैक्ट्री लगा के देंगे और उस काम के लिए आपने उसको 10 मिलियन दे दिए शुरू। ठीक है जी, बात समझ आई। थोड़ा सा यहाँ पे ये पॉइंट जो है वो ऐसा, हाँ ऑल्टरनेट ट्रीटमेंट भी जहन में आता है, मगर ज्यादा अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ये कि हम बिल्डिंग का 10 मिलियन और 20 मिलियन इस तरह करके ब्रेक करके दिखाएं 30 मिलियन, ताकि पूरा बन जाए और 30 मिलियन से एक्सीड बिल्डिंग का खर्चा ना हो। ठीक है जी। अच्छा, एबीसी को मिले कितने पैसे? सवाल, एबीसी को मिले उतने ही 30 जितने मिलने चाहिए थे, मगर ये हुआ कि थोड़ा उनको एडवांस मिल गया और थोड़ा उनको बाद में मिल गया। अच्छा, प्लांट के बारे में क्या ख्याल है? प्लांट कब आएगा? प्लांट ईयर 0 पे आएगा, 1 पे आएगा? प्लांट के भी तो 100 मिलियन है। प्लांट के बारे में क्या ख्याल है? दिस 100 मिलियन ऑफ प्लांट विल बी रिकॉर्डेड इन व्हिच ईयर? ईयर 0 या ईयर 1? ईयर 0 पे कर देते, इसके बारे में कुछ लिखा हुआ नहीं प्लांट के बारे में, क्या ख्याल है? 0 पे कर दें, ठीक है। पार्टिसिपेट करें, पार्टिसिपेट नहीं करेंगे तो मजा नहीं आएगा ना जी। क्यों? क्योंकि बिल्डिंग रेडी होगी तो प्लांट लगेगा ना, बिल्डिंग की 4 दीवारी रेडी होगी तो प्लांट लगेगा। ठीक है, ठीक है।
नहीं थर्ड दिलदार पे 40 हो जाएगा, 40 नहीं कहना ना, मैं उसको 30 पे रोकना है। तो 30 पे रोकने का मतलब है कि 10 अलग करना है, 20 अलग करना है, बिल्कुल। इसीलिए इसको बड़ा एहतमाम से डिस्कस किया मैंने पॉइंट को, ये थोड़ा सा, हाँ ऑब्वियसली जब प्रोडक्शन स्टार्ट होगी तब प्लांट की नीड होगी। परफेक्ट, बिल्कुल कंप्लीट बिलियर 1 में हो रहा है, बिल्कुल सही कह रहे हैं अनस आफ्ताब, उमर अब्बासी, मोहम्मद शाहजेब, बिल्कुल सही कह रहे हैं। अच्छा अब लास्ट में लैंड पे बात कर लेते हैं, मगर इसकी रेसिडुअल वैल्यू भी थी। रेसिडुअल वैल्यू कितनी थी भैया? रेसिडुअल वैल्यू इन्होंने बताई हुई है हमें, कितनी बताई है? 50% और 10%। बिल्डिंग की रेसिडुअल वैल्यू 50 है और प्लांट की रेसिडुअल वैल्यू जो है वो 10% है। चलें जी, बिल्डिंग की 50% है तो बिल्डिंग का 15 रुपये आ जाएगा, लास्ट में आएगी ना 86 में आएगी। और 10 मिनट, ठीक है। अच्छा लैंड के बारे में क्या कहेंगे? लैंड के बारे में क्या ख्याल है? लैंड के बारे में, अच्छा अब ये यहाँ तक किसी का कोई सवाल है पूछ लें। लास्ट पॉइंट लैंड से रिलेटेड है? नहीं, अच्छा दूसरा सेकंड लास्ट पॉइंट, कॉस्ट अभी तो डिस्कस नहीं की ना, कॉस्ट भी तो बाकी है। जी काफी करीब आ गया, दो चीजें रह गई, एक लैंड रह गया और एक कॉस्ट रह गया। लैंड का स्लो आ जाएंगे, डिस्काउंट फैक्टर में पता है तो हमें प्रेजेंट वैल्यू। लैंड का क्या करें, इग्नोर ना कर दें, लैंड को छोड़ देते हैं। नहीं लैंड को छोड़ नहीं सकते। अच्छा आप सुने 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 सुने, एक बात बताएं, जो भी चीज फारिग होती है उसका क्या करते हैं? आपस की बात, वेरी गुड वेरी गुड, सही कह रहे हैं। जो चीज फारिग होती है उसका करते क्या है? रखा रहने देते। एक सवाल है, जो चीज फारिग होती है हम कोशिश कर देते हैं कि उसको बेच दें, बेच दें, चाहे मटेरियल हो फारिग या कोई भी चीज हो। बिल्कुल सही कहा शाहिद, सही कह रहे हैं उमर अब्बासी, सही कह रहे हैं जुहेब, कि हम क्या करते हैं उसको बेच देते हैं, कोशिश करते हैं बेच दें। अब अगर ये प्लांट नहीं आता, अगर ये प्लांट का फैसला नहीं करते, तो मुझे बताएं ब्रोकर की कॉल आई, ब्रोकर की कॉल आई, सुनिएगा, एक ब्रोकर की कॉल आई, हाँ भाई लैंड बेचनी है, लैंड बिक जाएगी। कंपनी कह रही कितने की बेच रहे? 40 मिलियन, 4 करोड़ रुपए की जमीन की बिक जाएगी। ये एग्जिस्टिंग मतलब आज की बात होगी। ब्रोकर कह रहे हैं बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, रोज रोज नहीं आती, आप अभी डन करें, 4 करोड़ रुपए आपके पास आ जाएंगे। हमने क्या किया जी, 4 करोड़ रुपए का एग्रीमेंट कर लिया। एग्रीमेंट करने की कोशिश सोचा, मैनेजमेंट के पास गया, मैनेजमेंट को बोला फारिग लैंड पड़ी है, 4 मिलियन पैसे आ रहे हैं तो बेच दें। अब मैनेजमेंट ने बोला नहीं, वहां प्लांट लगाना है। अगर आप प्लांट लगाएंगे तो मुझे बताएंगे 40 मिलियन आ सकेंगे या नहीं आ सकेंगे? 20 मिलियन तो बेकार है, 20 मिलियन तो हिस्टोरिकल कॉस्ट है। क्या क्या कहते हैं? अगर हम 40 मिलियन चाहते तो रिसीव कर लेते, बट अगर हमने फैक्ट्री लगाने का फैसला कर लिया तो 40 मिलियन, बिल्कुल सही वर्ड यूज किया आप सबने, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, वेरी गुड, काफी लोगों ने ये वर्ड यूज किया है चैट में, वेरी नाइस। इट्स एन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, इट्स अ बेनिफिट फॉर गवर्नमेंट, वन कोर्स ऑफ एक्शन इज टेकन इंस्टेड ऑफ अनदर। हम मैनेजमेंट को कह रहे हैं, मैनेजमेंट क्या कह रहे हैं, आप 40 मिलियन का आप अमाउंट छोड़ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कर रहे हैं। मैनेजमेंट कह रही है हाँ कोई बात, अभी प्लांट लगाना जरूरी है, अभी प्रोडक्शन करनी जरूरी है। अच्छा अब वक्त का पहिया घुमा, वक्त का पहिया घुमा, सुनिएगा, बाद में ये जमीन कितने की हो गई, बाद में ये जमीन कितने की होगी, जरा गौर करें, 70। क्या मतलब हुआ? यानी कि जब खत्म होगा टाइम, जब प्रोजेक्ट एंड होगा तो 70 की हो जाएगी जमीन। यानी कि आज क्या मैं बेच सकता हूं? आज नहीं, आज तो नहीं बेच सकता, क्योंकि आज ये फारिग नहीं है ना, अब ये फारिग नहीं है, अब ये फालतू नहीं, पहले फालतू थी, मगर जैसे ये प्लान बना फैक्ट्री लगाने का तो अब ये फालतू नहीं रही, तो जो पैसे आ सकते थे वो नहीं एग्री करेंगे। मगर जैसे ही प्रोजेक्ट खत्म हो जाएगा, जैसे ही प्लांट की लाइफ खत्म हो जाएगी, जैसे ही प्रोजेक्ट एंड हो जाएगा, क्या कह सकते हैं, ब्रोकर को फोन करके पूछेंगे हाँ भाई ब्रोकर क्या सीन है, तो ब्रोकर ने कहा 70 की हो गई वैल्यू भाई, हो सकता है हमारे आने से क्या हुआ, हमारे आने से वहां पे कमर्शियल हो गई जगह, हमारे आने से लोगों ने और भी फैक्ट्रियां लगा ली, हमारे आने से इलाका आबाद हो गया। बात समझ रहे? तो अब मुझे बताएं क्या करेंगे, आपके दिन में क्या आ रहा है, क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए? 40 का, 20 का, 70 का, लैंड के 3 फिगर है, एक 20 है, एक 20 है, एक 40 है,
और एक 70। 70 आखिर में दिया हुआ है, 20 पुराना है, कोई 2005 में खरीदी थी, और 40 जो है वो आज की मार्केट वैल्यू है। कोई एनीवन कोई ट्राई करना चाहेगा, एनीवन, कि वो कहे कि भाई करना क्या चाहिए? 40 मिलियन का अमाउंट मिल सकता था आज, ब्रोकर बहुत इंसिस्ट कर रहा है कि बहुत अच्छे पैसे मिल रहे, इंक्रीमेंटल ले ले। अच्छा एक मिनट, एक काम करते हैं ना, एक काम करते हैं यार, ये फायदा हुआ नुकसान हुआ? वैसे सबर का फल मीठा सुना था आपने? सबर का फल मीठा, तो ये फायदा हो गया, नुकसान हो गया? 40 की चीज कितने पे चले गई? 40 की चीज उमर अब्बासी में आपके लिए बात कर रहा हूँ, कितने का फायदा हुआ? 30 का हुआ है ना? हाँ, तो क्या मैं ऐसे कह सकता हूँ कि ठीक है भाई 30 का फायदा रिकॉर्ड कर लिया, ये सही है? हाँ भाई उमर सही का है, जुएब को कुछ, हाँ ये सही है। 30 कैसे आया? 70 माइनस 40, 70 की चीज हो गई। देखें जी हमने कमर्शियल करा दी जगह, देखें जी जगह हमने आबाद करा दी, देखें जी 70 की चीज 40 में भेज दी, नहीं 40 की चीज 70 में भेज दी। सही कह रहे हैं ऐसे ना से? हाँ नहीं मुझे तो पता है, मैं तो इसीलिए कह रहा हूँ, कोई बात नहीं भाई, दो में से कोई एक बताए ना प्लीज यार, बाकी लोगों का क्या ख्याल है भाई? अपनी माहिराना राय से हमें आगाह करिए कि क्या हम डायरेक्ट 30 लिख लें? 30 तो हुआ है ना? ठीक है जोएब, मैं आपकी बात समझ गया, एहसन मैं आपकी बात भी समझ गया, उमर मैं आपकी बात भी समझ गया, बाकी लोगों का क्या हाल है? नहीं 20 मिलियन तो शाहरुख शाहजेब, शाहजेब 20 मिलियन क्राइम हो जाएगा लड़के, 20 मिलियन विल बी रॉन्ग, 20 मिलियन इज नॉट अप्रोप्रिएट यार, 20 मिलियन इज सunk कॉस्ट, पास कॉस्ट, इररिलेवेंट। हाँ तो प्रोजेक्ट की वजह से 30 का फायदा हुआ ना शाहजेब। देखो 20 तो गेम में ही नहीं है ना, देखो 20 तो पता नहीं कब 2005 में, 2014 का सवाल है, 2005 में लिया था यार, वो तो चाहे मैं अब कहाँ कुछ भी करूँ, फैक्ट्री लगाऊं नहीं लगाऊं, पैसे तो गए ना। हिस्टोरिकल तो बिल्कुल गलत है, नहीं जी ये गलत हो गया, ये तरीका सही नहीं है। इसका तरीका सही ये था कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी, बिल्कुल सही का, बहुत सारे लोगों ने कमेंट्स में कि इट्स नॉट राइट कि हम इसको टाइम वैल्यू ऑफ मनी को इग्नोर कर दें। हम कहेंगे एयर जीरो पे आपको कितने मिल सकते थे? 40, जो कि फॉरगॉन हो जाएंगे पूरे पूरे। एग्री करते हैं? एग्री करते हैं? और बाद में एंड में लास्ट में फाइनल में आपको कितने पैसे मिलेंगे? तो दोस्त कह रहे हैं यार, मैंने भी तो यही बोलता, दोस्त कह रहे हैं मैंने भी तो यही कहा था 40 और 70 को नेट कर दो 30 आ जाएगा, तो उसमें गलती क्या दी? अगर मैं डायरेक्ट 40 और 70 को नेट करके 30 लिख दूं आखिरी साल में, तो उसमें गलती ये थी कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी बिल्कुल सही कैटर नहीं होनी। तो 40 की अपॉर्चुनिटी कौन सा? ये आज, ये आज है जब पैसे की वैल्यू 1 है, जब प्रेजेंट वैल्यू 1 है, जब डिस्काउंट फैक्टर 1 है। एग्री करेंगे? और जो बाद वाला पॉइंट है, उस वक्त पैसे की वैल्यू जो है बहुत चेंज हो गई, देर से पैसे मिल, बाद में पैसे मिल, सबर करके पैसे मिल, ठीक हो गया भाई। अच्छा सवाल, इनफ्लो आउटफ्लो नहीं हो रहा, मदर लतीफ इसका जवाब मैं आपको देता हूँ। वो ब्रोकर जो है ना हमारा बड़ा जानने वाला, सही है, सुनिएगा, ये मैं थोड़ा केस बना रहा हूँ ताकि आपको बात समझ आए, और अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कॉन्सेप्ट भी मैं आपको यहाँ पे क्लियर करना चाहूँ। पहली बात तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेलिवेंट होती है, ठीक है, बट चलो मैं एक पॉइंट बना दूँ ताकि बात समझ आए। ब्रोकर हमारा जानने वाला है, और मजे की बात ये ब्रोकर जो है ना, आप सीएफओ हैं माशाल्लाह उस कंपनी के, ठीक है, सीए हो गए, आपका चार्टर्ड अकाउंटेंट बन गए आप, अच्छी जॉब पे हैं आप, और इस कंपनी में आप काम कर रहे हैं, सीएफओ है। अच्छा दोस्त आपका आपके साथ सीए कर रहा था, मगर किसी वजह से वो दोस्त कंटिन्यू नहीं कर सका, उसने ट्रैवल एजेंसी कह रहा हूँ, स्टेट एजेंसी का काम शुरू कर दिया, ही इज अ स्टेट एजेंट, और बहुत बड़ा स्टेट एजेंट बन गया वो माशाल्लाह, नसीब की बात थी। अच्छा आपने उससे जिक्र किया कि यार ये मेरी जमीन जो है फालतू है, सही है, नूरियाबाद में, तो यार जरा ये देख लो, सेल करा दो। भाई वो बंदा पैसे लेके आ गया, बोला नूरियाबाद में जगह है आपकी, बेहतरीन जगह है, जबरदस्त लोकेशन है, कोई बात नहीं, लॉन्ग टर्म इसका अच्छा फ्यूचर नजर आता है, फैक्ट्रियां वगैरह वहां पे लग रही है, 4 करोड़ रुपए लेके आ गया। अब मुझे बताएं जोएब, 4 करोड़ रुपए वो लेके आ गया, 4 करोड़, 40 मिलियन, सही है ना? अब 40 मिलियन जब वो आपके पास लेके आ गया है, ऑफिस में ले आया, कंपनी परेशान, भाई क्या कर रहे हैं, चेक लेके आया, सॉरी, ठीक है, पूरे कैश तो नहीं लेके आया, और मैनेजमेंट से मीटिंग हो रही है, हम सीएफओ हैं, आपने मैनेजमेंट से मीटिंग करा दी, एमडी साहब के पास ले गए, सीईओ साहब के पास ले गए, बोले सर ये जमीन हमारी नूरियाबाद में फालतू है ना, कैश के वैसे ही मसले हैं,
ये देखें सर ये चेक ले आए और जमीन ये कह रहे हैं कि हमें ट्रांसफर कर। मैनेजमेंट ने कहा यार एक्सट्रीमली सॉरी फॉर दैट, ये 40 मिलियन की जमीन हम आपको बेच नहीं सकते। उसने कहा भाई बहुत अच्छे पैसे मिल रहे हैं, आप देखें मालूम करा लें, मार्केट रेट से मैं थोड़ा ऊपर ही दे रहा हूँ। ये आपके दोस्त ने कहा जो स्टेट एजेंट है, बड़ा स्टेट एजेंट। मैनेजमेंट कहेगी नहीं आई एम सॉरी बिकॉज पॉइंट ये है कि हम वी इंटेंड टू इंस्टॉल अ प्लांट। अब मैं कह सकता हूँ जोएब के पैसे आते आते रह गए, ये पैसे बस चेक रिसीव करना था और अकाउंट में क्रेडिट हो जाते। मजे की बात अकाउंट भी सेम था, अकाउंट भी सेम था, तो बस आप चेक रिसीव करते हो पैसे उसी वक्त क्रेडिट हो जाते। क्या मैं कहता हूँ पैसे आते आते रह गए, यही होती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। इकोनॉमिक्स में ही पढ़ते हैं, बचपन में ही पढ़ते हैं, सही है ना। अच्छा मगर वक्त का पहिया घुमा, वक्त का पहिया घुमा, ठीक है। सॉरी ये मजर का पॉइंट था, सॉरी जुहेब, अच्छा जुहेब का कुछ और पॉइंट था। हाँ क्या कहते हैं दूसरी द मदर, सॉरी कि एक और बात ये थी कि अब ये तो मैंने यहाँ पे बड़ा अफसोस हुआ, बहुत अफसोस कि यार 40 मिलियन मिल जाते हैं, पता नहीं बाद में मार्केट वैल्यू क्या हो, प्रॉपर्टी प्राइस अप एंड डाउन होती रहती है, मगर बाद में ये पैसे कितने मिलेंगे? 70 एक्चुअल मिलेंगे। अच्छा ये 70 एक्चुअल क्यों मिलेंगे? मगर मैंने अभी बताया कि जो चीज फालतू होती है हम उसका आसरा नहीं करते, बेच देते, ऐसा ही। तो ये 70 तो एक्चुअल कैश है, इसमें तो कोई दो राय है ही नहीं कि 70 की बेच दोगे, क्योंकि अब आपको आगे कोई यूज नजर ही नहीं आ रहा, बताया हुआ नहीं ना सवाल में, तो आगे कोई यूज हमें नजर ही नहीं आ रहा। हाँ ये तो सवाल में यूज बताता है कि हाँ जी हम एक और नया प्रोजेक्ट शुरू करेंगे, एक और नया प्लांट लगाएंगे, तो जमीन तो फिर भी नहीं बेचते, तो बात तो लगती। तो इसीलिए हम कह रहे हैं कि 70 इज एक्चुअल इनफ्लो एंड 40 कुड हैव बीन इनफ्लो। कुड हैव बीन का मतलब है कि ये इनफ्लो हो सकता था उस वक्त पे, हमारे मसले हल कर सकता था उस वक्त में, मगर हमने पैसे नहीं दिए, इसीलिए हम कह रहे हैं कि इसको रिलेवेंट कंसीडर करते। ठीक हो गया जी, सेट है। तो 70 इज एक्चुअल इनफ्लो आफ्टर 6 years, ठीक है, जो बाकी पैसे मिलेंगे एंड दिस ओके हो गया, ठीक है। अच्छा लास्ट बट नॉट कॉस्ट। अच्छा कॉस्ट आप बता दो ना यार, यहाँ तक नोट करें और कॉस्ट आप सोचें जरा, कॉस्ट में क्या करेंगे? कॉस्ट में गलती हो जाती है अक्सर, कॉस्ट के बारे में ये लाइन लिखी है, इन लाइंस को देख लें, कॉस्ट के लिए सवाल भी देख लें पूरा, और ये एक आध लाइन लिखी है उसको खास तौर पे देखें, और फिर मुझे बताएं क्या लग रहा है। कॉस्ट के लिए लाइन देखें, सेल 300 है, मार्जिन प्रॉफिट 20 है, और कॉस्ट डिक्रीज होगी 20% से, और बाद में इन्फ्लेट करेगी 8%। इस पैराग्राफ में सारी बातें लिखी, ये यहाँ से लेके यहाँ तक आप पढ़ें, चले और मुझे बताएं कॉस्ट क्या आएगी। 300 मिलियन की सेल है, 20% मार्जिन है, कॉस्ट क्या है 10% से कम हो जाती है, और इन्फ्लेशन है 8%। तो इसको नोट करें सुकून से, और थोड़ा टाइम लगाएं। जो लोग रिकॉर्डिंग से रेफर कर रहे होंगे और लाइव क्लास में भी मौजूद नहीं है, उनसे भी गुजारिश है कि आप प्लीज यहाँ रिकॉर्डिंग को पॉज करके थोड़ा ध्यान लगाएं, दिमाग लगाएं कॉस्ट निकालने के लिए, ताकि ये सवाल हमारा खुश उद्रूबी के साथ एंड हो सके। ठीक है जी, मैं वेट कर रहा हूँ, रिकॉर्डिंग पॉज कर रहा हूँ, जरा 2 मिनट लगाएं, इसको नोट भी कर लें और मुझे बताएं कि क्या लगता है कि कॉस्ट की फिगर आपके हिसाब से क्या आ सकती है। अच्छा देखें प्लीज, यहाँ पे गलती हो रही है मेरे ख्याल से कुछ लोगों से, एंड आई थिंक मुझे उस पर बात कर लेनी चाहिए। अब देखिएगा प्लीज, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको गौर से देखिएगा। कॉस्ट इंपॉर्टेंट है, बाकी तो सवाल हम ऑलरेडी अल्हम्दुलिल्लाह कर चुके हैं। देखिए जी कॉस्ट आपको सवाल में दी हुई, ठीक है जी, कितनी दी हुई कॉस्ट आपको, सेल्स कितनी दी है इन ईयर में, देखें 300, ठीक है जी। प्रॉफिट मार्जिन कितना है फिलहाल, एग्जिस्टिंग प्रॉफिट मार्जिन, ठीक है जी। एग्जिस्टिंग कॉस्ट है, ठीक है, एग्जिस्टिंग कॉस्ट आ गई। और ये जो एग्जिस्टिंग कॉस्ट आई है तो गौर करिएगा, ये डिक्रीज हो जाएगी कितने से, कितने से, रिवाइज कॉस्ट कितनी हो जाएगी, तो 10% एक और डिक्रीज हो रही है। आफ्टर प्रोडक्शन, जब प्रोडक्शन करेंगे तो उसने कहा ना 10% कॉस्ट कम हो जाएगी। कितने लोगों ने 216 निकाल लिया, कितने लोगों ने 216 निकाल लिया है?
216, ठीक है। अच्छा अब यहाँ पे एक मसला सुन लें, एक मसला सुन लें, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है ज़ुएब। मसला ये है कि जो 216 है ना, एक कॉस्ट। मुझे एक बात बताएं, क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट में आता है या नहीं आता? क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है या नहीं आता? कॉस्ट में, कैश फ्लो में नहीं आता, इसमें कोई दो राय नहीं। कैश फ्लो में नहीं आता, बिल्कुल सही है। मगर क्या कॉस्ट में आता है? कॉस्ट में भी नहीं आता। क्या डेप्रिसिएशन कॉस्ट का पार्ट होता है या नहीं होता? सवाल का जवाब दे। वो पढ़ा है ना बचपन में, अगर डेप्रिसिएशन ऑफिस का है, सेलिंग एडमिन का है, तो माइनस नहीं होता, तो वहां कॉस्ट में नहीं आता, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में नहीं आता। बट अगर फैक्ट्री का होता है, प्लांट का होता है, प्रोडक्शन का होता है, मैन्युफैक्चरिंग का होता है, तो मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट के अंदर से होता होता आपकी कॉस्ट में शामिल हो जाता है। तो ये तो नॉर्मल आईएएस की बात है कि जब आप, अच्छा अब हम कर क्या रहे हैं, हम कॉस्ट निकाल चुके हैं, ठीक है, रिवर्स वर्किंग करके कॉस्ट निकाल लें या पीएनएल से कॉस्ट निकाल लें, तो इस कॉस्ट में डेप्रिसिएशन इज इंक्लूडेड ना। तो डेप्रिसिएशन तो कैश फ्लो नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें से लेस करना पड़ेगा डेप्रिसिएशन। दो डेप्रिसिएशन, एक फैक्ट्री बिल्डिंग की, सही है, और एक प्लांट की। फैक्ट्री बिल्डिंग की कितनी? 30, सही है ना, 30 थी ना फैक्ट्री बिल्डिंग को, 40 नहीं थी। साइनिंग अमाउंट को हमने कैपिटलाइज नहीं किया ना, साइनिंग अमाउंट उसी के अंदर शामिल था, -15। ये है कैफ का सवाल, मगर ये बहुत क्वालिटी सवाल है, इसलिए मैं हर दफा एक सवाल कोशिश करता हूँ करवाऊं, छोड़वाऊं नहीं। और प्लांट की कितनी डेप्रिसिएशन? स्ट्रेट लाइन कह रहा था वो। दिस इज व्हाट कैश बेस्ड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। किसी का 195 आया था? कोई हम में से है अभी फिलहाल जिसने 195 खुद से निकाल लिया? एनीवन? एनीवन? नहीं, नो वाले नहीं, यस वाले पूछ रहा हूं मैं। क्या बात है, ज़ुएब का आ गया, माशाल्लाह, दैट्स गुड। कोई बात नहीं, खैर हो गई यार। मगर ये पॉइंट बहुत वैलिड है कि बचपन से हम सुनते आ रहे हैं कि डेप्रिसिएशन जो है वो कॉस्ट में आती है। थोड़ा सा हमें अलर्ट करना पड़ेगा। थोड़ा मैं समझता हूँ कैफ के लिहाज से सवाल भारी था, बीएफडी के लिहाज से आई थिंक इट्स ओके। सिर्फ प्लांट का मैनेज किया था, चलो नॉट बैड यार, कुछ तो किया आपने सीरियसली। अगर आपने खाली प्लांट का ही मैनेज किया तो आपका ये कि कुछ तो मार्क मिलेगा आपको, सही है। अच्छा लास्ट बट नॉट द लीस्ट यार, ये 195 आ गई पहले साल, इसको हम ब्लू कलर से लिखेंगे, थोड़ा अलग कलर से लिखेंगे, सही है। 300 में डेप्रिसिएशन लेस कर दिया था। ओ माय गॉड, 300 तो सेल्स है ना लड़के। कैसी बातें करो, पहले कॉस्ट में आओ तो सही, पहले लाइक टू लाइक तो करो। तो डेप्रिसिएशन तो कॉस्ट है ना, तो पहले कॉस्ट के टर्म में आना पड़ेगा, उसके बाद उसमें डेप्रिसिएशन माइनस होगी, ठीक है जी। ये देख ले, डेप्रिसिएशन सुकून से निकाली हमने। अच्छा अब ये कॉस्ट आ गई, अब इसका इन्फ्लेशन रेट कितना है? 8%। मैंने कहा ना वो अल्लाह माफ करे, कॉस्ट 8 से बढ़ी और आपने सेल 10 से बढ़ा दी, ये क्या बात हुई? ये तो खुला तजाद है। मगर क्या करें, देखें अभी भला नहीं, दो इश्यूज है, दो जगह से पता चला, बताता हूँ मैं। एक तो यहाँ से पता चला कि देखें आप पीनल से जा रहे हैं ना, ये पीनल बन रहा है, ये जो आपने 240 निकाला है पीनल अप्रोच से निकाला है ना, सही है। 216 जो निकाला है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन जो निकाली है पीनल अप्रोच से निकाली है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो ये फाइनल कॉस्ट है, टोटल कॉस्ट है ना। फाइनल कॉस्ट मींस कि इसमें सब कुछ शामिल है, कैश नॉन कैश सब चीजें शामिल है। और दूसरा एक और हैंड मैं आपको बताता हूँ, ये देखें, इनडायरेक्टली सवाल भी चाह रहा था कि आप ऐसा करें। किसने बोला कि भाई ये जो इन्फ्लेशन लगेगा, द सेल प्राइस एंड कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट एक्सक्लूडिंग डेप्रिसिएशन आर एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज बाय 8%। यानी कि इनडायरेक्टली भी उसने हिंट दिया था कि आपको डेप्रिसिएशन शायद किसी टाइम पे एक्सक्लूड करना पड़ जाएगा। नहीं समझे बात? अभी पहला नहीं बात समझ आए कि डेप्रिसिएशन तो एक्सक्लूड करना है, वैसे ही बनता था, तो उसने खुद सवाल के अंदर कहीं हाईलाइट करके दिया। देख रहे हैं, ये कोई बारीक बारीक पॉइंट है जिनकी बेस पे हमने काम किया। अच्छा अब आपने एक चीज नोट की, एक ऐसी मैंने कहा एक बात करता चलो, इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा। अच्छा इंटरेस्ट भी इंक्लूडेड होगा,
सवाल, वेरी गुड पॉइंट, सबसे डिस्कस करते हैं। क्या इंटरेस्ट मैन्युफैक्चरिंग अकाउंट में आता है? क्या इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में आता है? जवाब दें यस और नो, यस और नो। सबसे सवाल है, शायद आपके सवाल का जवाब आ जाएगा। बाकी लोग भी आए जरा पार्टिसिपेट करें। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट तो जीपी के बाद भी नहीं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद आता है बाबा। जो तो जीपी क्या, पहले आप लेते हैं सेल्स, फिर लिखते हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, फिर आता है जीपी, फिर अदर इनकम, फिर एक्सपेंसेस, फिर उसके बाद पीबीआईटी, उसके बाद कहीं जाके इंटरेस्ट आता है। इसका मतलब हम जो ये फिगर निकाल रहे हैं कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड या कॉस्ट की फिगर, इसमें तो इंटरेस्ट शामिल नहीं है। क्या ये बात समझ आई? सही है ना? चाहे वो फैक्ट्री के लिए लिया हो, ऑफिस के लिए लिया हो, जितना फाइनेंस कॉस्ट है, सूद है, वो सारा का सारा किधर आता ही। ठीक है ना? हाँ, वो बात अगर कहीं हम लेट से खुदा ना खासा कहीं उसने बोला होता कि नहीं वो भी इसमें शामिल है, तो वो भी हटा देते। मगर यस, द पॉइंट इज वैलिड कि इंटरेस्ट नहीं आना चाहिए और नहीं आ रहा। अच्छा, आपने एक चीज नोट की, ये हर पेपर का ना एक मिजाज होता है। अब आप देख रहे हैं ये सवाल में था क्या, बारीकियां कितनी थी। फॉर विच वाला पॉइंट रेलेवेंट था, ठीक है, ये वाला पॉइंट रेलेवेंट था, नेक्स्ट ईयर से कमर्शियल प्रोडक्शन स्टार्ट हो रही है, रेलेवेंट था। अब मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि यार देखिए, ये स्क्रीन पे पढ़ाने से फायदा ही हो जाता है कि इन पॉइंट पे हाईलाइट करना आसान हो जाता है कि देखें यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया आपको, ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया आपको, ये पॉइंट हाईलाइट कर दिया 1 ईयर आफ्टर साइनिंग कंप्लीट। तो जो शायद मेरे ख्याल से आई थिंक वैसे थोड़ा डिफिकल्ट हो, बट थैंक्स टू कि थोड़ा सा चले टेक्नोलॉजी ने हमें थोड़ा आसान कर दिया हमारे लिए कि हम यहाँ पे क्या कर सकते हैं कि, क्योंकि असल बीएफडी के गेम में मसला यही है, बीएफडी में एग्जामिनर के पास फॉर्मेट तो है नहीं, तो इसमें हर सवाल का अपना फॉर्मेट है, हर सवाल की अपनी डेटा है, हर सवाल की अपनी इंफॉर्मेशन है, हर सवाल का अपना मिजाज है। तो इसीलिए थोड़ा सा हमें जो है यहाँ पे एक बेनिफिट हो जाता है स्क्रीन पे कि हम वो बारीक बारीक बातें कि पेपर में किस तरीके से सोचना है, किन पॉइंट पे फोकस करना है, किस तरीके से लेके चलना है, यहाँ थोड़ा आसान हो जाता है। खैर चलें आगे बढ़ते हैं, ये हो गई बात। 195 को करते हैं यार। इसके लिए मैं इंशाल्लाह जल्द कोशिश कर रहा हूँ कि बुक पे काम हो जाए, मुझे टाइम बिल्कुल नहीं मिल पा रहा था। अभी एमएफए की बुक रेडी हो गई अल्हम्दुलिल्लाह, कैफ फॉलो की। अब नेक्स्ट बारी अब आपकी बुक की, बाकी सब बुक्स रेडी हो गई हैं। नाउ इट्स टाइम फॉर योर बुक एज वेल ना। तो इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि जल्द हम ये आपकी बुक भी रिलीज कर देंगे इंशाल्लाह। 211 हो जाएगा, ठीक है, राउंड करें नियरेस्ट पे, क्या कहते हैं, मिलियन पे। चले जी, चले यार फाइनल करें यार, बहुत टाइम लगा दिया हमने। सवाल भी खैर, सवाल भी बहुत इंपॉर्टेंट है, तगड़ा सवाल था। और काइंडली इसको नेट करें, क्या आ रही है? 50 आ रही है, चेक करते जाए यार प्लीज। 135 आ रहा है, 96 आ रहा है, 109। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ताहादर का पॉइंट मैं सबसे शेयर करता हूँ। ताहादर का कहना ये कि ताहा का कहना ये कि भाई हम एक काम करते हैं कि पहले 240 निकाल लेते हैं और 240 से पहले डेबिशन लेस करते हैं और फिर हम उस पर 0.9 लगाते हैं। इसमें क्या मसला है, को बता सकते हैं? डेप्रीशिएशन पहले इसमें से माइनस कर लें 21 रुपए का, फिर जो आंसर है 219 का, इसमें से फिर हम 0.9 से मल्टीप्लाई कर लें। ऐसा आंसर सेम नहीं आएगा, मगर इसमें कॉन्सेप्चुअल ब्लेंडर हो रहा है। को बता सकते हैं क्या ब्लेंडर हो रहा है? क्या क्या मैं 240 को 0.9 करने का जब पहले डेप्रीशिएशन माइनस करके 0.9 लगाऊं, यही कहना है ना? इसमें क्या इशू है? इसमें इशू क्या है, को बता सकता है? नहीं, डेप्रीशिएशन इन्फ्लेट नहीं होता, डेप्रीशिएशन इन्फ्लेट नहीं हो रहा, अभी भी नहीं हो रहा। हाँ, वेरी गुड, वेरी गुड। दूसरा, हाँ सही है, 2-3 पॉइंट है, वेरी गुड। इसका जवाब ये है कि भाई ये 240 ये प्रोडक्शन की कॉस्ट है या डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है? सवाल है मेरा, ये कौन सी कॉस्ट है? नहीं, डिस्ट्रीब्यूशन की कॉस्ट है। नहीं, 240 से प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं ना था, जब तक मैं 216 पे नहीं आ रहा है। देखिए मैंने यहाँ पे वर्ड भी लिखा है बहुत केयरफुली, इसीलिए मैंने लिखा है एग्जिस्टिंग कॉस्ट है। एग्जिस्टिंग तो डिस्ट्रीब्यूशन वाली कॉस्ट है, डिस्ट्रीब्यूशन वाली कॉस्ट में डेप्रिसिएशन तो नहीं होगी। अगर मैं डिस्ट्रीब्यूशन का पीनल बनाऊंगा तो कॉस्ट इतनी आएगी, एग्री करेंगे?
आज मैं डिस्ट्रीब्यूशन का पीएनएल बनाऊंगा, आज तो मैं कॉस्ट 240 रिकॉर्ड करूंगा, तो आज डिस्ट्रीब्यूशन में तो डेप्रिसिएशन शामिल ही नहीं है। डेप्रिसिएशन तो उस वक्त शामिल होगी जब मैं नया पीएनएल बनाऊं, कौन सा वाला, प्रोडक्शन का। यानी कि अगर मैं इसको और आसान लफ्जों में बात करूं कि अगर मैं पीएनएल बनाता हूं एक, पीएनएल बनाता हूं दो, सेल 300, कॉस्ट 240, कौन सा पीएनएल डिस्ट्रीब्यूशन का है, पहला वाला डिस्ट्रीब्यूशन का पीएनएल है, और दूसरा वाला किसका, प्रोडक्शन। तो गलत नहीं हो जाएगा कि अगर मैंने डिस्ट्रीब्यूशन वाली कॉस्ट इस वाले पीएनएल में ले ली तो। मेरी बात समझ रहे हैं कि लाइक टू लाइक करना पड़ेगा कि 216 पहले मैं प्रोडक्शन लेवल पे पहुंच तो जाऊं, पहले प्रोडक्शन के बराबर वाली कॉस्ट तो निकाल लूं, पहले मैं प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करने वाली कॉस्ट तो निकाल लूं। ये कॉस्ट है जो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट करेगी। दिस कॉस्ट इज नॉट रिप्रेजेंटिंग प्रोडक्शन, दिस इज जस्ट रिप्रेजेंटिंग डिस्ट्रीब्यूशन। वेरी गुड, क्या बात है। अनस अफ्ताब का पॉइंट बहुत वैलिड है, वेरी गुड अनस अफ्ताब। अनस अफ्ताब का मैं कमेंट से शेयर करता हूँ, वेरी नाइस कमेंट। ये कमेंट पढ़िएगा था, बहुत अच्छा कमेंट आएगी, सबको मैंने शेयर कर दिया। मतलब 240 तब की कॉस्ट थी जब हमारे पास बिल्डिंग और प्लांट थे ही नहीं, तो डेप्रिसिएशन क्या होती। वेरी नाइस कमेंट अनस, गुड, ठीक है ना। तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यार वो थोड़ा ना रिस्की हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है जी, चलिए फाइनल करें यार, गेम खत्म करें। ये फिगर चेक किए आप लोगों ने, कोई भी सवाल है पूछे, बिल्कुल कोई मसला नहीं। फिगर स्टडी कर लें यार, फिगर सही है, 125 आ रहा है। वन 141 आ रहा है आई थिंक। डिस्काउंट फैक्टर 12%, 1.12 की पावर -1, 1.12 -2 -3 -4 -5 है। ठीक है जी, चले यार फाइनली एनपीवी निकालें प्लीज यार, फाइनली करें, गेम एंड करते हैं। चेक कर लीजिएगा ये कोई मिस्टेक तो नहीं हो रही है कैलकुलेशन। मैं आपको इसके आंसर वाले हैंडआउट भी दे दूंगा, जिसमें इसके आंसर है मेरे अपने बनाए हुए काफी हद तक। फर्क क्यों आ रहा है, ये माइनस में 194 आ रही है। चलो एक मिनट चेक करो, कर फाइनल करें प्लीज, नोट करें इसको प्लीज, ताकि हम नेक्स्ट सवाल पे करते हैं। चलिए जल्दी से नोट करेंगे। ये कौन सा 79.4 कह रहे हैं, ये 125 डिवाइड बाय 1.12 की पावर 4, सही है 79.4 है। अब आप चेक करें एनपीवी सही आ रही है, एनपीवी कितनी आ रही है, फाइनल किया किसी ने आंसर। टू 280 आ रही है, 280.3, ठीक हो गया जी, 280.3 प्लस में जी, पॉजिटिव है, तो जगह एक्सेप्ट कर लें। ठीक है जी, यहाँ तक क्लियर है बात, हमें आज भी क्लियर ले ले इस पॉइंट। सवाल को एंड करते हैं ताकि फिर हम अगले सवाल की जानिब गामजन। ठीक है, काफी इसमें पॉइंट्स है, हिडन पॉइंट्स, और यही वो चीजें जो पेपर में आपने ख्याल से लिखनी होंगी। ठीक है ना, बिल्डिंग से रिलेटेड पॉइंट इंपॉर्टेंट था, कमर्शियल प्रोडक्शन एक साल बाद शुरू हो रही थी, दिस वाज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, लैंड का पॉइंट इंपॉर्टेंट था, कॉस्ट का सुपर इंपॉर्टेंट पॉइंट था,
तो दिस मेड दिस क्वेश्चन अ क्वालिटी क्वेश्चन। 15 मार्क का सवाल था, बट आई थिंक बहुत टक्कर का सवाल था। यस, एग्जाम स्टैंडर्ड के आसपास आप कह सकते हैं इसको। ठीक है जी, आगे बढ़ जाए। अगर नोट कर लिया तो मुझे कंफर्म कर दीजिए, मुझे फिर आगे बढ़ना होगा। कोई सवाल है किसी का, कोई कंफ्यूजन है, पूछ ले, फिर हम आगे बढ़ेंगे। ओवरहॉलिंग आगे मिल जाएगी भाई, ओवरहॉलिंग एक अलग सिनेरियो है, वो इंशाल्लाह आगे आ जाएगा। उस पर आगे जाके पूरा एक बहुत क्वालिटी सवाल है, इस टॉपिक में नहीं है वो, एसेट रिप्लेसमेंट कराएंगे आप। नहीं अभी बुलानी है, ऐसा कुछ भी नहीं होता छोटी क्लासों में। ठीक है जी, मेरे ख्याल से बात को आगे बढ़ा लेते हैं। मॉडर्न ट्रांसपोर्ट, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन, अनदर वेरी गुड क्वेश्चन। अच्छा सवाल पढ़ेंगे, मॉडर्न ट्रांसपोर्ट रिक्वायरमेंट पहले पढ़ेंगे। क्या कह रहे हैं जी, एडवाइज वेदर एमटीएल शुड एक्सेप्ट बीसीएस प्रपोजल, 16 मार्क का सवाल। ठीक है जी, देखिए इस तरह से तो मैं कहूंगा कि आप ना फोकस करें। आई थिंक सवाल को ही पूरा फोकस करना जरूरी होगा। लिमिटेड पॉइंट फोकस करेंगे, सवाल ऐसा होता है आपको पूरा ही पढ़ना पड़ता है। सही है, तो आई थिंक ऐसा नहीं पॉसिबल है कि हम डायरेक्ट सवाल की कुछ 3-4 एडजस्टमेंट करें और कहें हाँ जी ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसी की रिकॉर्डिंग दे दें। नहीं, सवाल तो पूरा ही करना पड़ता है, पूरा फ्लो बनाना पड़ता है, वरना चीजें समझ नहीं आती ना, कनेक्टेड होती है चीजें। खैर रिकॉर्ड पहले पढ़ेंगे। एडवाइस वेदर एमटीएल शुड एक्सेप्ट बीसीएस प्रपोजल, एंड वेरी गुड क्वेश्चन, 16 मार्क का सवाल है। Modern Transport Limited MTL is considering an investment proposal from Burrak Cab Services BCS. As per the proposal, MTL would provide branded cars to BCS entity following terms and conditions. Number one, BCS would pay rent of 1.8 million per annum per car to MTL. The car would operate on a 24-hour basis. अच्छा बड़ा प्रैक्टिकल सिनेरियो। उबर करीम जिस वक्त ये पीक पे था उस वक्त ये अच्छा सवाल बनाया था उन्होंने, और इस तरह के सिनेरियो बिल्कुल एग्जाम में फोकस कर रहा होता है कि अच्छा हम कौन है ये बता दें। पहले तो आप ये बता दें हम कौन है, एमटीएल है, बीसीएस है, हम हैं कौन, हम हैं कौन? क्या लग रहा है? जवाब दें। कमेंट पढ़ के क्या लग रहा है? बिल्कुल सही, हम एमटीएल है, एमटीएल बिल्कुल सही है। मदर लतीफ, शहदाद, तहाज़र, बीएस कंप्यूटर, वलीद, दिलदार, बिल्कुल सही है। और हम क्या कर रहे हैं, अच्छा इसका इन्वेस्टमेंट हम कर रहे हैं। MTL is considering an investment proposal from Buraq Cab Services. As per the proposal, MTL would provide a branded car to BCS under the following terms and conditions. BCS would pay rent of 1.8 million. ये इनकम है या एक्सपेंस? हमारी कैलकुलेशन के लिए ये इनकम है या एक्सपेंस है? क्योंकि अगेन सवाल में एंट्री गलत होगी तो मसला हो जाएगा। सवाल में एंट्री अच्छी होनी चाहिए हमारी। ऑब्वियसली हम कौन है, MTL है, तो भाई हमारे लिए तो इनकम हो ना, तो हमें मिल रहा है ना पैसे। और जाहिर सी हमने गाड़ी दी, इन्वेस्टमेंट किए, अब हमने गाड़ी खरीद के उसको दे दी है और वो चलाए और हमें रेंट दे, तो हमारी तो इनकम हुई ना। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बीएस कंप्यूटर, साजिद नजीर, दिलदार, आकाश लधानी, मजहर लतीफ, बिल्कुल सही है। अच्छा आगे बढ़ते हैं। आगे हमसे कह रहे हैं कि भाई द कार वुड ऑपरेट ऑन 24 आवर बेसिस, 24 घंटे काम होता है जी, 24 घंटे गाड़ियां चलती है। पेमेंट वुड बी मेड एट द एंड ऑफ द ईयर। नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर होता है, यहाँ भी सही है। कॉस्ट ऑफ द ड्राइवर एंड मेंटेनेंस कॉस्ट ऑफ द कार वुड इनिशियली बी बॉर्न बाय बीसीएस बट वुड बी एडजस्टेड अगेंस्ट कार रेंटल पेबल टू एमटीएल एट द एंड ऑफ ईच ईयर। तो भाई ये कौन पे कर रहा है? ड्राइवर के पैसे और मेंटेनेंस के पैसे भी कौन पे कर रहा है? जाहिर सी बात है, दिखने को बीसीएस पे कर रहा है, मगर कट किसके पैसों से रहा है? जाहिर सी बात है, किसकी जेब से पैसे कट रहे हैं? एमटीएल की जेब से कट रहे हैं, तो एमटीएल ही पे कर रहा है। एमटीएल वुड प्रोवाइड अ स्मार्ट मोबाइल टू ईच ड्राइवर। बिल्कुल बिल्कुल, पिछला वाला भी जो है वो कैफ का सवाल था, ये भी कैफ का सवाल है, मगर ऑब्वियसली क्योंकि मैंने कहा ना अभी ये समझे हमारी बुनियादें बन रही, ये बीएफडी की बुनियादें बन रही है, सिर्फ इस टॉपिक की बुनियादें नहीं बन रही, ये बीएफडी की बुनियादें बन रही, क्योंकि ये बातें रूप बदल बदल के पूरे कोर्स में मुख्तलिफ टॉपिक्स में आपको नजर आती रहेंगी। ठीक है जी, अच्छा आगे चलते हैं। आगे कह रहे हैं MTL will provide a smart mobile देंगे, सही है जी, एंड्रॉइड फोन देना पड़ेगा उनको। MTL has estimated the following cost for the deployment of car with BCS. Car purchase price 2 million, estimated useful life and residual value of the car is 4 years and 0.75 million respectively. Car registration fee 35,000, one time payment on registration of the car. अच्छा गाड़ी 20 लाख रुपए की है, ठीक है, इतने की गाड़ी आई जाती 2017 में नई गाड़ी। कार रजिस्ट्रेशन फी 35,000 रुपए है, वन टाइम पेमेंट देनी पड़ती है, ठीक है। मोबाइल फोन प्राइस, अच्छा ये कार रजिस्ट्रेशन फी कैपिटल एक्सपेंडिचर है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर? इट्स अ कैपिटल एक्सपेंडिचर और इट्स अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या लगता है? क्या कह रहे हैं?
बिल्कुल 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 कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर तो नहीं है। टू ब्रिंग द एसेट इनटू प्रेजेंट लोकेशन एंड कंडीशन, टू ब्रिंग द एसेट इनटू यूजेबल कंडीशन, सॉरी प्रेजेंट लोकेशन कंडीशन इनटू यूजेबल कंडीशन। तो बिल्कुल भाई हमारे यहाँ पाकिस्तान में हो जाता है कि AFR की नंबर प्लेट लगा ली, अप्लाइड फॉर रजिस्ट्रेशन की, और आप गाड़ी चला रहे हैं। मगर बाहर के मुल्कों में थोड़ा डिफिकल्ट होता है, बाहर के मुल्कों में आप नहीं चला सकते जब तक आपकी रजिस्ट्रेशन वगैरह पूरी ना हो जाए। वन टाइम है और जरूरी भी है। खैर आगे बढ़ते हैं। मोबाइल फोन प्राइस है 15,000 रुपए टू बी चार्ज ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज। इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपए टू बी पेड एट द बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर। इट वुड रिड्यूस बाय 5,000 पर ईच ईयर ड्यू टू डिक्रीज इन WDV ऑफ द कार। इंश्योरेंस प्रीमियम 50,000 रुपए का, जो कि आप बिगिनिंग में पे करेंगे। बिगिनिंग में पे करने का आपको पता है, ट्रीटमेंट डिस्कस कर चुके हैं ऑलरेडी पहले दूसरे लेक्चर में इनफैक्ट। और इट वुड रिड्यूस बाय 5,000 पर ईयर ड्यू टू डिक्रीज इन WDV ऑफ द कार। एनुअल सैलरी पर ड्राइवर 3 लाख वुड वर्क इन 8 आवर शिफ्ट। अच्छा कितने ड्राइवर्स हैं, कितने ड्राइवर, एक ही रखेंगे। 8 घंटे की शिफ्ट है, 8 घंटे की शिफ्ट है। और मोबाइल फोन भी कितने देंगे ये मुझे बताओ। 8 घंटे की एक शिफ्ट है और ऊपर कहीं लिखा हुआ था कि हम 24 घंटे ऑपरेट करते हैं, कहीं लिखा हुआ था, अंडरलाइन भी किया हमने। ऊपर देखें 24 घंटे हम ऑपरेट करते हैं, तो आ रहा है कहीं आपको। और 8 घंटे की शिफ्ट है, तो क्लियर हो गई बात मेरे ख्याल से। 3 ड्राइवर होंगे, सही है ना, 3 ड्राइवर होंगे। और तीनों ड्राइवरों को हम क्या देंगे, तीनों ड्राइवरों को हम दे देंगे स्मार्टफोन में। सही है, तीनों ड्राइवर, क्योंकि मोबाइल फोन यार पर्सनल चीज होती है। ये अजीब सी बात हो जाएगी हम एक ही फोन लेके बोले तीनों शिफ्टें वालों को कि भाई आप जरा इस्तेमाल करें। नहीं, हर बंदे का अपना नंबर होता है। सही है, अपना जो है वो सेलफोन होना चाहिए। ठीक है जी, 3 ड्राइवर्स हैं और 3 सैलरी पे होगी और मोबाइल फोन भी 3 ही दिए जाएंगे। ठीक है, मेंटेनेंस कॉस्ट गाड़ी की कितनी है, 60,000 है। ड्यू टू एजिंग ऑफ द कार कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10% ईच है। ठीक है जी, हाँ ऑब्वियसली 3 ड्राइवर होंगे ना साथ, क्योंकि 8 घंटे की शिफ्ट है और 24 घंटे का हमारा हिसाब के साथ, तो फिर हमें 3 ड्राइवर रखने पड़ेंगे। वो तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, अजीब सा हो जाएगा कि हम एक ही ड्राइवर को बोले हाँ भाई चलो जी 24 घंटे चलाओ, वो बोलेगा भाई सोना भी है मुझे। सही है ना, खैर। अच्छा, additional information. The car will be depreciated at a rate of 25% under the reducing balance method. Tax depreciation is to be calculated on the same basis. Applicable tax rate is 30%. And tax is payable in the year in which the liability arises. इसमें depreciation relevant होगी, बिल्कुल होगी, क्योंकि tax rate आ गया है। Tax rate आ गया, inflation 5% है, cost of capital 12% है। Advise whether MTL should accept BCS proposal. अच्छा यार, ये सवाल शुरू करने से पहले एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें बात करनी है, जो अक्सर स्टूडेंट्स का प्रॉब्लम रहता है, जो अक्सर स्टूडेंट नहीं पिक कर पाते, और ये आखिर तक मसला रहता है। मजेदार बात यह है कि कैफ के सवालों में जो सोल्यूशन एग्जामिनर दे रहे हैं उनमें काफी हद तक ये चीज स्ट्रीमलाइन हो चुकी है, मगर BFD के जो सोल्यूशन है अनफॉर्चुनेटली मुझे बात करनी पड़ रही है, वहाँ हमारा एग्जामिनर से बहुत सारी जगहों में इख्तिलाफ होगा। ठीक है, कि कभी लगेगा एग्जामिनर ने Air 1 से इन्फ्लेट कर दिया, हालांकि आपको लगेगा Air 2 से होना चाहिए, और कभी Air 2 से इन्फ्लेट कर दिया, हालांकि आपको लगेगा Air 1 से होना चाहिए। तो हमारी बहुत सारी जगहों में इख्तिलाफ आते हैं एग्जामिनर के सोल्यूशन से BFD की हद तक, मगर कैफ की हद तक नहीं है। तो हम एक बार लॉजिक समझ लेंगे, सीख लेंगे, और फिर हम उसी लॉजिक पे रहेंगे। हम ये नहीं करेंगे कि अपनी लॉजिक चेंज करते हैं, क्योंकि बात ये है कि भाई एग्जामिनर आगे पीछे हो सकते हैं, पेपर बनाने वाला आगे पीछे हो सकता है, मगर कॉन्सेप्ट आपने एक दफा बना लेना, वो फिर आप आगे पीछे नहीं करेंगे। ठीक है, तो हाँ गाड़ी एक ही है, बिल्कुल सही बात, गाड़ी एक ही है, मगर ऐसी बात है 24 घंटे चल रही है तो 3 ड्राइवर रखने पड़ेंगे। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल अनस, ये अभी इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट काम होने वाला है। अच्छा 1 मिनट के लिए मैं आपको एक डेटा देने वाला हूँ। इन्फ्लेशन वैसे कब से करना चाहिए, इन्फ्लेशन Air 1 से करना चाहिए, 2 से करना चाहिए, वैसे एक सवाल है मेरा आपसे। वैसे वैसे क्या लगता है आपको, वैसे सोचिए, जवाब दें। इन्फ्लेशन नॉर्मली Air 1 से करते हैं, 2 से करते हैं। फिर मैं आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, 2 से करते हैं या 1 से करते हैं। अच्छा आप 1 मिनट रुकें, 1 मिनट रुकें, मैं आपको चीज दिखाता हूँ, 1 मिनट। देखें यार, ये 7 केसेस हैं आपके सामने, और बारी बारी आपने मुझे बताना है हर केस में, कुछ में मैं आपकी हेल्प करूंगा कि हमें इन्फ्लेशन कहाँ से करना चाहिए। ठीक है, बारी बारी बात करते हैं। मटेरियल इज रिकॉर्डेड एट द करंट ईयर प्राइसेस। अगर ये लाइन लिखी है कि मटेरियल करंट प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ है, यानी कि वो आज की प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ है, और आपने जो रिकॉर्ड करना होता है, पहला पहला जो जिंदगी में मटेरियल आता है कब रिकॉर्ड होता है। नॉर्मली जो मटेरियल की पहली फिगर रिकॉर्ड होती है नॉर्मली एट द एंड ऑफ द ईयर होती है, Air 1 से होती है, 2 3 4 ऑनवर्ड इस तरह से हो रही होती है। आप मेरी बात समझ रहे हैं, नॉर्मली मटेरियल इस तरह रिकॉर्ड होता है। अब इस केस में मुझे बता दें कि अगर आपने मटेरियल को लिखा कि वो लिखा हुआ है आज की प्राइस पे रिकॉर्ड हुआ, तो अब आप मटेरियल को इन्फ्लेट कब से करेंगे, Air 1 से करेंगे या 2 से करेंगे। नहीं, 1 से करेंगे, इन्फ्लेट तो करेंगे,
मगर ईयर 1 वाली फिगर से इन्फ्लेशन होना शुरू होगा या ईयर 2 वाली फिगर से इन्फ्लेट होना शुरू होगा? अच्छा नहीं, अभी बलानी आपका सही नहीं है, बाकी जुएब सही कह रहे हैं, बीएस कंप्यूटर सही कह रहे हैं, साहिदा नजीर सही कह रहे हैं, दिलदार सही कह रहे हैं, ताहा अजहर सही कह रहे हैं, आकाश लदानी सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही है। क्यों? मदर लतीफ नहीं, क्योंकि देखें ये फिगर है कब की, ये फिगर कब की, आज की, एग्री करेंगे, ये फिगर आज की, आज की। और आपने कब रिकॉर्ड करना है, ये फिगर है एयर 0 टर्म्स की, और आपने कब रिकॉर्ड करना है, मटेरियल एयर 1 पे रिकॉर्ड करना है। तो इसका मतलब एयर 1 पे जो मटेरियल रिकॉर्ड होगा वो इन्फ्लेट होके होगा। अगर वो कह रहे हैं कि मटेरियल 5-15 रुपए का है और आपने मटेरियल ईयर 1 पे रिकॉर्ड करना है, तो इसका मतलब ईयर 1 पे आप 15 रुपए वाला मटेरियल रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ईयर 1 पे तो 15 नहीं होगा, अगर 10% इन्फ्लेशन रेट है, ये हो जाएगा 16.5। बिल्कुल, क्योंकि 1 का मतलब होता है एंड ऑफ ईयर 1, कि हमें ईयर 1 के आखिर में रिकॉर्ड करना है। ईयर 1 के आखिर तक तो पैसे बढ़ चुके होंगे, पैसे बढ़ चुके होंगे, तो इन्फ्लेट करेंगे ईयर 1 से। ठीक है जी। सेकंड वाला देखें, इसके बारे में क्या है? सेकंड वाला जी, सेकंड केस में क्या लग रहा है? मटेरियल प्राइस हैज नॉट बीन इन्फ्लेटेड लिखा हुआ है, मटेरियल प्राइस हैज नॉट बीन इन्फ्लेटेड। अब आप मुझे बता दें इन्फ्लेशन कब से अप्लाई होगी। आपने मटेरियल की फिगर लिखनी है 1 से लेकर 5 तक। प्लीज पार्टिसिपेट करें। अगर ये लिखा हुआ है कि मटेरियल प्राइस हैज नॉट बीन इन्फ्लेटेड, इट मींस कि मटेरियल की फिगर इन्फ्लेट अभी तक नहीं हुई है। तो अब आपने जब इन्फ्लेट करना होगा तो ईयर 1 से करना होगा या ईयर 2 से करना होगा। ये बहुत प्रॉब्लम रहता है, कैफ में बच्चे परेशान रहते हैं खामा खाए। हम आज ही बात कर लें। सही कह रहे हैं अनस आफ्ताब, ताहा, वलीद, आकाश लदानी, जुहेब, बीएस कंप्यूटर, बिल्कुल सही, ईयर 1 से बिल्कुल सही कह रहे हैं साहिदा नबी, क्योंकि आज की फिगर, और आपने कब रिकॉर्ड करना है, ईयर 1 पे रिकॉर्ड करना है। तो ईयर 0 से लेके ईयर 1 तक पहुंचते पहुंचते आपका 1 साल बीत गया, गुजर गया, तो 1 साल बाद के फिगर पे इन्फ्लेशन लगना लाजमी हो गया। अच्छा अब सुने, मटेरियल प्राइस इन फर्स्ट ईयर इज देन, अब कब से इन्फ्लेट करेंगे? मटेरियल की प्राइस पहले साल 10 रुपए है, अब कब से इन्फ्लेट करेंगे? ऑब्वियसली ऑब्वियसली ऑब्वियसली, बिल्कुल 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 ईयर 2 से, क्योंकि उसने ईयर 1 की फिगर बना के दे दी, इसका मतलब ईयर 1 ओके हो गया, ईयर 1 ओके हो गया। अब आप जब इन्फ्लेट लगाएंगे वो ईयर 2 से लगाएंगे, ईयर 2 से लगाएंगे। सही कह रहे हैं सलमान कयूम, ताहा, अनस, जुहेब, आकाश लदानी, बीएस कंप्यूटर, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही है। मेरी बात समझ आ रही? क्योंकि ये एक मसला रहा है और ये मसला एंड तक रहता है, तो इट्स बेटर कि हम अभी से इस पे बात कर लें। अच्छा नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। मटेरियल करंटली कॉस्ट 10 पर केजी। अब क्या करें? मटेरियल करंटली कॉस्ट 10 पर केजी, करंटली कॉस्ट 10 पर केजी, ये कब की प्राइस है? ये कब की प्राइस है? इन्फ्लेट कब से करना चाहिए? देखिए प्लीज सिर्फ आपने 1 और 2 जवाब देना है यार, 1 या 2, 1 या 2। नहीं, बीएस कंप्यूटर गलत कर दिया। हाँ हाँ हाँ, बाकी लोग का सही है। दिलदार, वलीद, सलमान कयूम, ताहा अजहर, आकाश लदानी, साजिदा नजीर, जुहेब, मदर लतीफ, अनस आफ्ताब, एहसन आसिफ, नहीं एहसन आसिफ उल्टा कह रहे हो। चंदा, करंटली का क्या मतलब होता है? बिल्कुल सही कहा, करंटली का क्या मतलब होता है? ईयर 0 की प्राइस है, आज की प्राइस है, आज आज। तो इसका मतलब ईयर 1 तक पहुंचते पहुंचते मुझे इन्फ्लेट लगाना होगा। बाद में जाने के लिए आज की प्राइस दी है ना, तो हमें रिकॉर्ड करना है बाद में, आज नहीं रिकॉर्ड करना, बाद में रिकॉर्ड करना है। तो बाद में रिकॉर्ड करेंगे तो इन्फ्लेट करके रिकॉर्ड करेंगे। ऐसा ना से बात समझ आ गई? चलता क्लियर है? ईयर 0 पे 30। अच्छा आगे चलते हैं। अब ये बता दें लास्ट, मटेरियल प्राइस विल बी 15 पर केजी, क्या मतलब हुआ? विल बी 15 पर केजी, विल बी का क्या मतलब है? ये इन्फ्लेट कब से होगा? जल्दी जल्दी बताएं। विल बी का मतलब है कि आज की प्राइस है या बाद की प्राइस है? ये बाद की प्राइस है, बाद की प्राइस है। तो इन्फ्लेट कब से होगा? हाँ कब से इन्फ्लेट होगा? 2 से या 1 से? मेरे पास सवाल ये। उमर अब्बासी सही कह रहे हैं, जुहेब सही कह रहे हैं, नहीं साहिदा नजीर उल्टा कह रहे हैं, वलीद सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं आकाश लदानी, अरूबा आसिम सही कह रहे हैं। ठीक है, ईयर 2, परफेक्ट परफेक्ट।
वेरी गुड, वेरी गुड, सही कह रहे हैं बीएस कंप्यूटर। A2 मटेरियल प्राइस इज 5 पर केजी। अब क्या करें, अब कब से इन्फ्लेट करें? मटेरियल प्राइस इज 5 पर केजी। नाउ फ्रॉम व्हिच ईयर वी विल अप्लाई इन्फ्लेशन रेट इन आवर वर्किंग्स। प्लीज गलती नहीं करनी है यार, अब गलती नहीं करनी है, बहुत हो गई, बहुत तो नहीं हुई है, कुछ ही लोग गलतियां हुई हैं माशाल्लाह, अभी तक तो बहुत अच्छा चल रहा है। वेरी गुड, परफेक्ट परफेक्ट। ये आज की प्राइस है, तो आपने आज की प्राइस है तो ईयर 1 तक जाते जाते इन्फ्लेट करना होगा, बाद तक जाते जाते इन्फ्लेट करना होगा। परफेक्ट हो गया माशाल्लाह, बहुत अच्छा। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अब यार ये गलत नहीं करिएगा, नहीं तो करंट आ गया ना दिलदार, करंट आ तो गया, ये लो ये करंट, ये वाला केजी मैंने करा दिया। और ये तो सारी एग्जाम्पलें हैं कि अब इतनी सारी एग्जाम्पलों के बाद उम्मीद करता हूँ कि इंशाल्लाह पेपर में पकड़ लोगे। सही है ना? विल बी के साथ करंट लिखा होता है, वो कोई केस देख लेंगे। नहीं, विल बी का करंट कैसे होगा, तो इंग्लिश की टांग टूट जाएगी ना। विल बी का मतलब है फ्यूचर और करंट लिखा होता है आज, तो मसला हो जाएगा। अच्छा, मटेरियल प्राइस वुड बी 8 पर केजी। लास्ट बता दें भाई, गलती नहीं करनी है प्लीज। लास्ट सबसे सलमान करीम, बीएस कंप्यूटर, ताहा अजहर, उमर अब्बासी, सही कहा आप सबने, जो ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, वेरी गुड, ठीक हो गया, ठीक हो गया, सही है, सही है। शादेब मुझे भेजिएगा, हाईलाइट करके भेजिएगा। साहिदा नजीर, मदर लतीफ, ठीक हो गया, परफेक्ट। एयर 2 अरूबा आसिम, बिल्कुल ठीक है, एयर 2 ठीक हो गई बात भाई। ये नोट कर लें प्लीज, ये नोट कर लें, ये फ्यूचर की प्राइस दी है, बाद की प्राइस दी है, तो एयर 2 से इन्फ्लेट होगा। ये 7 मैंने ऐसे केसेस बता दिए, ऐसा नहीं कि 8वां 9वां 10वां केस नहीं बन सकता, मगर मैंने एक आइडिया दे दिया कि देखें हमने किन लाइंस पे काम किया। सुकून से नोट करें इसको प्लीज, सुकून से, बात को आगे बढ़ाते हैं, जल्दी नोट करेंगे, फिर सवाल को कंटिन्यू करेंगे, जो सवाल हमारा स्टार्ट हुआ, जल्दी क्विकली क्विकली करें प्लीज। अच्छा, हम इस सवाल पे आते हैं, काफी बार हमने अल्हम्दुलिल्लाह कर ली इन्फ्लेशन पे। और ये ट्रेन कितने साल का प्रोजेक्ट है, ये कितने साल की इन्वेस्टमेंट है, कितने साल की लाइफ है, गाड़ी की लाइफ कितनी लिखी, 4 साल लिखी, तो हम 4 साल पे काम कर लेंगे। ठीक है, तो थोड़ा सा इसमें हम क्विकली काम करेंगे क्योंकि काफी सारी बातें अल्हम्दुलिल्लाह हमने कर ली। ईयर 0, ईयर 1, 3, चलो खैर है, कोई बात नहीं, ऐसे कर लेते हैं, 0, 1, 2, 3 एंड 4। अच्छा, सबसे पहले यार ये क्योंकि टैक्स है इसमें, तो स्टार्ट कैसे करेंगे, रेवेन्यू से करेंगे, रेवेन्यू रेंटल से करेंगे। अच्छा मुझे बताएं, इसमें भी इन्फ्लेशन तो है, इन्फ्लेशन ईयर 1 से होगा 2 से होगा, इन्फ्लेशन ईयर 1 से होगा 2 से होगा, देखें चेक करके बताएं। 1.8 मिलियन ये लाइन लिखी है, रेंटल इन्फ्लेट होगा, बिल्कुल होगा। कब से भैया, अभी अभी सीखा है, सही सही अप्लाई करना है, और माशाल्लाह सबने सही सही अप्लाई कर दिया है। एक दो आंसर थोड़े डिफरेंट आ गए, मगर बाकी सबने सही किया, बेहतरीन। साजिरा नजीर एंड सलमान कयूम, आप दोनों सोचें जरा प्लीज। हाँ, सलमान कयूम ने फौरन समझ लिया, खुद ही पकड़ लिया माशाल्लाह। साजिरा नजीर आप चेक कर लीजिए, आपका गलत आ रहा है, बाकी सही है, बाकी सही हो गया है। बीएस कंप्यूटर, सलमान कयूम, उमर अब्बासी, ताहा अजहर, अरूबा आसिम, जुहेब, दिलदार, ठीक है जी। वुड आ गया ना, इसका मतलब ये आज की प्राइस नहीं है, ये बाद का रेंटल है, उसी वक्त का रेंटल है, आज का नहीं है। तो इसका मतलब ये बाद का है, यानी कि ईयर 1 का है, तो आपने ईयर 2 से इन्फ्लेट करना होगा। बाद का मतलब ये खुद ही इसने रेडीमेड बना के दे दिया। 1000 कॉमन ले लेते हैं, सही है ना, 1800 ले लेते हैं, 1000 कॉमन ले लेते हैं, 1800। अच्छा आगे चलते हैं, अगला इन्फ्लेट, ये क्या रेट था इन्फ्लेशन का, 5%। अच्छा यार, इससे नहीं पकड़ेगा प्लीज, देखिए यहाँ जो लाइन लिखी होती है ना इन्फ्लेशन, यहाँ पे आप विल और इज नहीं देखें, यहाँ धोखा हो जाएगा, धोखा हो जाएगा, ठीक है ना, धोखा हो जाएगा। तो इसको नहीं देखना है, आपने देखना जिस चीज को इन्फ्लेट किया जा रहा है उसको देखना है, वो कब का दिया हुआ है। अच्छा 5% इन्फ्लेशन लगा दें भैया, 5% इन्फ्लेशन लगाएं, 1890, और चेक करें, 1985,
2084। ठीक हो गया। रेंटल्स फिर आ जाए जरा इसके बाद, ये गाड़ी की परचेज प्राइस अभी नहीं लिखेंगे, गाड़ी की परचेज प्राइस नहीं लिखेंगे क्योंकि ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है ना यार, पहले रेवेन्यू एक्सपेंडिचर लिख दें। गाड़ी की स्टेशन फी भी इसमें आ जाएगी। मोबाइल फोन आएगा, मोबाइल फोन आएगा बिल्कुल। मोबाइल फोन कितने के आएंगे? राइट ऑफ इन द ईयर ऑफ परचेज, ठीक है, उसी साल राइट ऑफ कर देंगे, मोबाइल फोन आ जाएगा बिल्कुल ठीक है। कितने मोबाइल फोन है? 15 इंटू 3, 45,000 के मोबाइल फोन 80 पे आएंगे ना भाई, पहले दिन देने पड़ेंगे ना, एक साल बाद देंगे तो मसला हो जाएगा। वो एक साल तक बेचारा क्या करेगा, कीपैड वाला मोबाइल फोन थोड़ी इस्तेमाल करेगा, ऐप है, नेट चाहिए उसको। अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम पे सैलरीज ले लेते पहले यार, काम की बातें पहले करें। सैलरीज जी, अच्छा ये फिगर भी इन्फ्लेट होगी सैलरीज की, कब से? कब से? ये लाइन पढ़े और सैलरीज देखें और मुझे बताएं कब से इन्फ्लेट होगी। शाबाश जवाब दें। ईयर 1 से या 2 से? और से देखें समझ आ जाएगी बात। काफी चीजें हाईलाइट करके दे दी आप लोग, इस लाइन को पढ़े। एस्टिमेटेड का क्या मतलब होता है? एस्टिमेट फ्यूचर का होता है या आज का होता है? हाँ उमर अब्बासी सवाल है मेरा, एस्टिमेट कब का होता है? चाहे तो उसमें लिस्ट में ऐड कर लें, चाहे तो उस लिस्ट में ऐड कर लें, अगर नहीं था उस लिस्ट में आप ऐड करना चाहते हैं तो ऐड भी कर सकते हैं। इस लिस्ट में चाहे तो एक नया पॉइंट ऐड कर लें। एट, मटेरियल प्राइस is estimated at 12 पर kg जी, तो इन्फ्लेट कब से होगा? बिल्कुल बिल्कुल, एस्टिमेट कब का होता है? बात का ना, आज का नहीं, बाद का, बाद का, आज का नहीं, तो ईयर 2 से, ईयर 2 से, ठीक है। चाहे तो ये लाइन ऐड कर लें उसी अपनी लिस्ट में जगह निकाल के, अगर ये लिखा हो मटेरियल एस्टिमेटेड एट 12 पर kg, तो इसको नहीं देखना है, एस्टिमेटेड का वर्ड को देखना। दिलदार साहब बात समझ आई? ऐसा कुछ है, शायद कुछ सवाल आपका शायद इससे रिलेटेड था। क्योंकि यहाँ वेटेज किसको दी जाएगी कि ये चीज क्या है, एस्टिमेटेड, यानी कि आज की फिगर नहीं, बाद की फिगर है। तो जब ये बाद की फिगर है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, इन्फ्लेट करना पड़ेगा, मगर कब से? ईयर 2 से, ठीक है। बिल्कुल, काफी सारे लोगों का कमेंट बिल्कुल सही था, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स इनकरेजिंग। ठीक हो गई बात, तो कर दें जी इन्फ्लेट, इसको भी ईयर 2 से इन्फ्लेट करेंगे। कितने की सैलरीज है? 3 लाख की है, मगर नहीं, कितने ड्राइवर्स होंगे? 3 ड्राइवर्स होंगे। कैसे पता चला? 24 घंटे की शिफ्ट, 24 घंटे टोटल लगते हैं और 8 घंटे की शिफ्ट है, तो 3 ड्राइवर तो होने चाहिए, वरना पूरा कैसे होगा? ठीक है जी, बात समझ आ रही है? इन्फ्लेट करेंगे, नौ लाख, अब इन्फ्लेट करेंगे इसको 5%, 945, 1092, 1042, चेक कर लीजिएगा फिगर सही, 993, सॉरी 104। ठीक हो गया जी, बात समझ आ रही है? आर वी क्लियर दिस पॉइंट? देखें, फोकस करना जरूरी है। सैलरीज आ गई, और क्या आएगा? इंश्योरेंस प्रीमियम डाल दें, एक मिनट, सैलरीज क्लियर है भाई, देख लें। आर वी क्लियर विद दिस पॉइंट? व्हाई वी आर इन्फ्लेटिंग फ्रॉम ईयर 2? बिकॉज इट्स एस्टिमेटेड। ऑलरेडी ईयर 1 की फिगर दी है, बाद की फिगर दी है, एस्टिमेट फ्यूचर का होता है, आज का नहीं होता, बाद का होता है। अच्छा इंश्योरेंस प्रीमियम कितना है? 50, और 50 से कम हो रहा है, 5,000 से कम हो रहा है, एडवांस में आ रहा है,
एडवांस का मतलब है ये 0 से स्टार्ट हो जाएगा और कब पे होगा, कहां तक पे होगा, सॉरी कहां तक जाएगा, 50 बिगिनिंग ऑफ ईच ईयर, 5,000 से रिड्यूस हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये 50 से हो जाएगा 45। एग्री करेंगे? फिर अच्छा इसकी वजह से एक चेंज आएगा, को बता सकता है क्या? क्योंकि पहले बात हो चुकी है तो मैं डायरेक्ट बात करता हूँ। अच्छा यहाँ 30 आएगा? नहीं यहाँ 30 नहीं आएगा, यहाँ 30 नहीं आएगा। यहाँ पे 30 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि एयर 4 का ऑलरेडी एयर 1 में, एयर 3 में आ चुका है, एयर 1 का 2 पे, 2 का 1 पे आ गया, 3 का 2 पे आ गया। मेरी बात समझ रहे हैं? एक साल पहले हम रिकॉर्ड कर चुके हैं, तो एयर 4 पे कुछ भी नहीं आएगा क्योंकि एयर 4 वाला इंश्योरेंस ऑलरेडी एयर 3 पे रिकॉर्ड हो चुका है। मेरा सवाल है, जब एडवांस में कोई एक्सपेंस आता है तो एक गड़बड़ हो जाती है, बताओ क्या इशू आता है? इशू तो नहीं कहना चाहिए, काम बढ़ जाता है ये कहना चाहिए, कम बढ़ जाता है। को बता सकते हैं क्या? टैक्स का मसला आता है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलें इसको नोट करें, डेप्यूटेशन निकालें, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। डेप्यूटेशन निकाले, मैं अजान के बाद बात करता हूँ। अच्छा ये एक बात ध्यान में रखिएगा, एक पॉइंट वैलिड है, मैं डिस्कस करना चाहूंगा। शायद कभी इन्फ्लेशन को इन्फ्लेट नहीं करते ना, और सॉरी इंश्योरेंस को इन्फ्लेट नहीं करते, क्योंकि देखें उसकी दो वजूहत हैं। एक वजह तो ये है कि इन्फ्लेशन तो एसेट पे हो रहा है ना, और एसेट की वैल्यू वक्त के साथ बढ़ती थोड़ी कम ही होती है। क्या ख्याल है? एसेट की वैल्यू तो वक्त के साथ कम होती है ना, देखो मैंने इसीलिए तो कम किया। एक ये वजह है कि इंश्योरेंस को इन्फ्लेट नहीं किया जाता, इसीलिए हमने इन्फ्लेट नहीं किया। दूसरी वजह ये भी है कि देखिए इन्फ्लेट उस चीज को करते हैं जो बार बार खरीदनी, जो हर साल खरीदनी, जो हर साल पे करनी। जैसे मिसाल के तौर पे मुझे हर साल सैलरी पे करनी है एम्प्लॉय को, तो मैं एक ही सैलरी पे नहीं करूंगा, अगली बार ज्यादा करूंगा, उसके अगली बार और ज्यादा करूंगा। मैं हर साल पे करने, हर साल में अपडेटेड रेट्स पे करूँ। शायद बात समझ आ रही है? सही है। अब इंश्योरेंस ठीक है, मैं मानता हूँ अगले हर साल पे होगा, मगर इंश्योरेंस बेस किस पे करे? एसेट पे। अब जो एसेट है वो मैंने बार बार थोड़ी खरीदना है, एसेट तो जिंदगी में एक बार खरीद लिया, अब 4 साल तक वही एसेट चलता रहेगा। तो चूंकि इंश्योरेंस इटसेल्फ कोई चीज नहीं, इंश्योरेंस इज बेस्ड ऑन एसेट, जो कि बार बार नहीं खरीदना, हर साल नहीं खरीदना, हर साल नए रेट पे नहीं खरीदना। तो इस वजह से भी उस पर इन्फ्लेशन करना लॉजिकली भी बहुत नहीं। इंश्योरेंस पॉलिसी बिल्कुल भी नहीं होती है, मगर बात ये है कि आप खुद सोचो, ये इंश्योरेंस पॉलिसी नहीं हुई जब भी तो हमने पैसे कम कर दिए, जब भी तो हमने उनको बोला कि भाई एसेट पुराना हो रहा है, रेट कम करो। मगर बात ये है कि चूंकि इंश्योरेंस एसेट की हो रही है और एसेट बार बार नहीं खरीदा जा रहा, हर साल एक नई फिगर नहीं आ रही सामने। जैसे सैलरी हर साल पे करनी पड़ती है, या ये कह लें कि कोई परचेज करना पड़ता है मटेरियल, तो हर साल नए नए रेट पे परचेज करना पड़ता है। तो इस वजह से हम उसको इंश्योरेंस के इन्फ्लेशन के जुमरे में नहीं लाते। देखिए इन्फ्लेशन का रेट इस तरह से नहीं होता, इंश्योरेंस का जो रेट चेंज होता है वो ज्यादातर रेट डिपेंड करता है एसेट की अपनी फिगर। अगर आपके एसेट्स महंगे हैं तो आपका इंश्योरेंस प्रीमियम बढ़ेगा, बट आपका अगर एसेट की वैल्यू कम हो रही है तो कम हो जाएगा। लेकिन नई गाड़ी का इंश्योरेंस प्रीमियम ज्यादा होगा या पुरानी गाड़ी का ज्यादा होगा? सवाल है मेरा। नई गाड़ी का ज्यादा होगा ना, उसके चोरी होने के चांस भी ज्यादा होते हैं। पुरानी गाड़ी तो वैसे ही बेचारी की वैल्यू कम हो गई होती है, इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप उसको उस पर रखोगे। एग्जैक्टली और दिलदार साहब की बात वैलिड है, ये कह रहे हैं जी बिकॉज इंश्योरेंस प्रीमियम कवर कॉस्ट ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट, कवर रिस्क ऑफ हिस्टोरिकल कॉस्ट ऑफ एसेट। यस, जो आपने एसेट खरीद लिया है पास्ट में, उसका प्रीमियम हो रहा होता है, उसका रिस्क कवर हो रहा होता है। तो इस वजह से मैं कहूंगा कि आप उसको इन्फ्लेट नहीं करिएगा, ये आपको आईकेप में भी नजर नहीं आएगा और हम भी ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अच्छा मेंटेनेंस में बड़ा इंपॉर्टेंट है, मेंटेनेंस बड़ा तगड़ा है जी। मेंटेनेंस में क्या कह रहा है जी, 60,000 रुपए की मेंटेनेंस है, ड्यूरिंग एजिंग ऑफ द कार कॉस्ट वुड इंक्रीज बाय 10% ईच ईयर। अच्छा 60,000 तो एस्टिमेटेड है, 60,000 तो एस्टिमेटेड है, 60,000 का मसला नहीं है, 60,000 हमने यहाँ लिख दिया। यार मुझे एयर 1 का फिगर बता, 2 का फिगर बता ना, यहाँ कितना है इस डब्बे में, मेंटेनेंस कितना है? सोचिए जवाब दें। डब्बे में कितना आएगा ये देख लें। 60,000 की फिगर है, वो कह रहे हैं 10% से बढ़ जाएगा। एजिंग ऑफ द कार की वजह से, एजिंग का मतलब क्या है? गाड़ी पुरानी होगी तो मैकेनिक के पास ज्यादा जाएगी, गाड़ी पुरानी होगी तो ज्यादा रिपेयर मेंटेनेंस होगी।
तो कितना बनता है ये? अच्छा ये मेंटेनेंस के बारे में सुन लें, मेंटेनेंस में ऐसा करेंगे भाई, यहाँ कहीं लिख लें, इंटू 1.1। वेरी गुड शहजाद, वेरी गुड। दिलदार साहब ने एक काम और करना पड़ेगा, इस पे तो इन्फ्लेशन लगेगा ना, सर्वे सही है, बिल्कुल सही है साहिद नजीर, परफेक्ट 69.3। तो मैं चूंकि राउंड कर रहा हूँ नियरेस्ट पे, तो मैं 69 ले रहा हूँ, क्योंकि हम राउंड कर रहे हैं इसको, 69 ले रहे हैं W1, मतलब 2 बार इम्पैक्ट आएगा। वेरी गुड, कुछ लोगों ने पिक कर लिया, वेरी गुड। इन्फ्लेशन का इफेक्ट तो आएगा, क्योंकि सर्विस है ना, हर बार सर्विस लेने हर बार जाएंगे, हर साल जाएंगे, गाड़ी रिपेयर कराने, गाड़ी वॉश कराने, गाड़ी की क्लीनिंग वीनिंग कराने हर साल जाया जाएगा। तो मैकेनिक एक तो पैसे भी ज्यादा चार्ज करेगा और गाड़ी जाएगी भी ज्यादा। दिस 1.1 इज क्वांटिटेटिव, क्वांटिटेटिव मींस कि ज्यादा बार मैकेनिक के चक्कर लगेंगे। और दिस 1.05 इज प्राइस इम्पैक्ट, अब रेट महंगे हो गए, सर्विस महंगी हो गई, तो बोलेगा जी इस साल जो है आपको ज्यादा पैसे देने पड़े। अच्छा अगले साल की फिगर भी बता दें, एयर 3 एंड एयर 4 की। $80 and 92.4, 80 and 92। डेप्रिसिएशन निकालिए आपने भैया, डेप्रिसिएशन निकालिए आपने, डेप्रिसिएशन निकाल लें, क्या कह रहे हैं डेप्रिसिएशन के बारे में? 25% रिड्यूसिंग बैलेंस है, तो डेप्रिसिएशन जो निकलेगी वो किस पे निकलेगी? 2000 पे नहीं निकलेगी, बात हो गई, 2000 नहीं निकलेगी, 35 में निकलेगी, और 25% रेट है, और रिड्यूसिंग है तो कम भी होती जाएगी। प्लीज डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर लें यार, 35 रुपए वो ऐड होगा ना, वो जो रजिस्ट्रेशन के पैसे थे, वन ऑफ थे। अच्छा डेप्रिसिएशन का शॉर्टकट क्या है? पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालें हम, पहले साल की डेप्रिसिएशन निकालें, फिर अगली वाली डेप्रिसिएशन कैसे निकालेंगे? रिड्यूसिंग बैलेंस में शॉर्टकट होता है, वो क्या करते हैं कि पिछली डेप्रिसिएशन को मल्टीप्लाई कर लेते हैं 0.75 से, ये पता है ना शॉर्टकट फाइनेंशियल अकाउंटिंग है, 0.75 से मल्टीप्लाई कर लें। क्यों 0.75 से? क्योंकि उसका 25% डेप्रिसिएशन है, यानी कि 25% डेप्रिसिएशन हो जाएगा तो 75% बच जाएगा, 1 माइनस रेट। वेरी गुड। तो डायरेक्ट 509 आपने जो डेप्रिसिएशन निकाला है, इसको आप 1 माइनस रेट यानी कि 75% से मल्टीप्लाई कर लें, तो अगली डेप्रिसिएशन और इस तरह से 100 आती रहेगी। 508.75 इंटू 0.75, 382। ठीक है, फिर 286, फिर 215, चलें। अच्छा फिर डेप्रिसिएशन आती है तो लॉस ऑन डिस्पोजल भी आता है, गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी आता है, निकाल सकते हैं, निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? गेन और लॉस ऑन डिस्पोजल भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे? कॉस्ट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, नेट बुक वैल्यू। कॉस्ट कितनी है? 2035। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितनी है? एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 509 प्लस 382 प्लस 286 प्लस 215, ऐड कर दीजिए, $1392। थैंक यू, थैंक यू अरूबा। 1392 माइनस कर दीजिए, 643। प्रोसीड्स, कितने का बेच रहे हैं एसेट? रेसिडुअल वैल्यू कितनी है? 75.75 मिलियन, 7.5 लाख। ठीक है जी, फायदा हो गया, 7.5 लाख। गेन आ गया, गेन आ गया, ठीक है जी, गेन आ गया। चलें, प्रॉफिट आ जाएगा, टैक्स आएगा, टैक्स में कुछ काम करना है, सही है। चलें यहीं तक रखते हैं मेरे ख्याल से आज हम इसको। इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट वर्किंग में शो करना है या डायरेक्ट कैश फ्लो में? डायरेक्ट कैश फ्लो में कर लेने, टाइम नहीं होगा वलीद यार, टाइम नहीं होगा। अच्छा आज हम यहीं तक रखते हैं, सवालों कल कंटिन्यू करेंगे लाइव में इंशाल्लाह। लाइव क्लास मिस नहीं करिएगा प्लीज, कल भी यही टाइम रखेंगे इंशाल्लाह। आज वाला टाइम होगा 11 बजे इंशाल्लाह, बस डॉट स्टार्ट कर देंगे, ठीक है? 11 to 1:15 इंशाल्लाह, ठीक है जी।
1:10 पे ऑलमोस्ट हम एंड कर देंगे ताकि 1:15 तक हम नमाज वगैरह के लिए निकल जाए। यहाँ पे किसी का कोई सवाल है पूछ लें प्लीज। ये सवाल कंटिन्यू होगा और उसके बाद ये सवाल कंप्लीट करने के बाद एडवांस का एरिया हम शुरू कर देंगे। प्रोसेस कॉस्टिंग इन्वेस्टमेंट में एडवांस का एरिया, फिशर रूल वगैरह पे मैं इंशाल्लाह चाहूंगा कल हम लाइव क्लास में बात कर लें। इन्फ्लेशन का इफेक्ट क्या होता है, एडवांस के क्या कुछ तरीकेकार है, रियल कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या होता है, नॉमिनल क्या होता है, रियल पे कब काम करना है, नॉमिनल पे कब काम करना है। ठीक है, तो इस पे हम इंशाल्लाह बात करते हैं। प्लीज लाइव में आए ताकि ये कि यार कम से कम ये वीकेंड वाली इसीलिए रखी गई है और आपको ऑप्शन भी दे दिया गया है कि भाई आप अपने हिसाब से मैनेज करें स्केड्यूल, मगर वीकेंड में कोशिश करें वीकेंड मिस ना करें प्लीज यार, ये वीकेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है जी, यहीं तक रखते हैं इसको, कल इंशाल्लाह यहीं से कंटिन्यू करेंगे और बात को आगे बढ़ाएंगे। सही है, कोई सवाल होता है आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। सही है, एंड इंशाल्लाह इसी को लेके चलेंगे। बीएस कंप्यूटर नहीं, अभी फिलहाल हम इसी तरह लेके चलेंगे, इस तरह से लेके चलना है, अभी फिलहाल यही तरीकेकार रहेगा जिस तरह से चला जा रहा है। ठीक है, चलें, अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह कल मुलाकात होगी सेम टाइमिंग 11 to 1 10, कल के यही टाइमिंग है, मिस नहीं करिएगा प्लीज। और डेमोज अलाउ है, अभी तक आराम से आप सुकून से आए, तसल्ली करें, इसी तरीके से इंशाल्लाह पूरा कोर्स चलेगा। ठीक है, पार्टिसिपेशन करते रहें और अपनी चीज़ें क्लियर कराते रहें। बाकी कोई भी इशू हो, रिकॉर्डिंग में भी कोई इशू हो, तो आप जो रिकॉर्डेड वाले हजरात हैं मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, आपके पास मेरा व्हाट्सअप नंबर मौजूद है। ठीक है जी, अस्सलाम वालेकुम।